लोग कहते हैं कि 10 टाइगर्स भी मिलकर एक लायन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि टाइगर हॉल ऑफ ऑनर में बैठता है और लायन गेट पे गार्ड करता है। लोग टाइगर को ईवल का सिंबल और लायन को जस्टिस का सिंबल समझते हैं, लेकिन असली किंग टाइगर ही होता है। मैं दोबारा जन्म लेता हूँ आयरन पीक जू में एक मोटे टाइगर के रूप में। रोज कीपर्स मुझे खाना देते हैं, लेकिन मैं एक भी बाइट नहीं लेता और खुद को एक इंसेन डाइट पे डाल देता हूँ, क्योंकि 6 महीने बाद एक सोलर स्टॉर्म आने वाला है जो हर लिविंग क्रीचर को मॉन्स्टर बना देगा। मेरी पिछली लाइफ में इसी जू में 2 किंग लेवल बीस्ट्स पैदा हुए थे, एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो बाद में अबिस टाइटन क्रॉक बना और एक चिंपैंजी जो सैवेज एप फील्ड बन गया। बाकी सारे एनिमल्स उनका खाना बन गए थे। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे पहले अटैक करना होगा और उन्हें म्यूटेट होने से पहले ही खत्म करना होगा, क्योंकि मैं ही किंग ऑफ ऑल बीस्ट्स हूं। अभी के लिए वो दोनों वीक हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। मैं पूरा इनक्लोजर का सबसे मोटा टाइगर हूँ। 100 दिन बचे हैं म्यूटेशन के लिए और आज से मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। सुबह 10 बजे जेक हमेशा की तरह चिकन लेग्स लेकर आता है, मेरा फेवरेट, जूसी और टेंडर। पहले मैं सब खत्म कर देता था, लेकिन आज मैं सिर घुमा देता हूँ। जेक कंफ्यूज हो जाता है और टेस्ट करता है, लेकिन मैं सीधा चल देता हूँ। वो बोलता है आज इस मोटे टाइगर को क्या हो गया, और चला जाता है। मैं अपनी लार रोकता हूँ और ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। एनक्लोजर छोटा है लेकिन रनिंग के लिए इनफ है। मैं एक साइड से दूसरी साइड भागता हूँ, रुकता हूँ और वापस दौड़ता हूँ बार बार। हर स्टेप पे लगता है जैसे पत्थर उठा के भाग रहा हूँ, लेकिन मैं रुकता नहीं। जब रनिंग से थक जाता हूँ तो फेक ट्री पे चढ़ने लगता हूँ और अपने आप को फोर्स से ऊपर खींचता हूँ। मेरे लिए ये प्योर टॉर्चर है। लोग देखने लगते हैं और बोलते हैं देखो मोटा टाइगर भाग रहा है, ट्री पे चढ़ रहा है, क्या ये वेट लूज कर रहा है, कितना क्यूट है, वीडियो बनाओ। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेक के टाइम मैं फेंस के पार देखता हूं और अपने 2 टारगेट्स पे फोकस करता हूं। पहला सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो 5 मीटर लंबा है और दिन भर धूप में पड़ा रहता है। मेरी पिछली लाइफ में ये अबिस टाइटन क्रॉक बना था जिसका बॉडी आयरन जैसा हो गया था और उसने एक बाइट में 3 म्यूटेटेड वुल्फ्स को मार दिया था। ये मेरा नंबर 1 टारगेट है। दूसरा चिंपैंजी जो अभी बनाना मांगता है, लेकिन बाद में सैवेज एप फील्ड बनेगा, जिसके पास मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ और हाई इंटेलिजेंस होगी, और उसने बर्ड जोन के सारे क्रीचर्स को मार दिया था। ये दोनों म्यूटेट होने से पहले मरने चाहिए। मैं काउंट करता हूँ 99 दिन बचे हैं दुनिया के एंड के लिए। शाम तक मैं जमीन पे गिर जाता हूँ और सांस फूल रही होती है, लेकिन अंदर से स्ट्रांग फील करता हूँ। अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँ तो मैं एक पावरफुल टाइगर बन जाऊंगा। तभी मैं नोटिस करता हूँ कि क्रोकोडाइल मुझे घूर रहा है और उसकी आंखों में कुछ अजीब और डरावना है। अगले 20 दिन मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर देता हूँ। सुबह से पहले ट्रेनिंग, रनिंग 10 सेट से 50 सेट्स, ट्री क्लाइंबिंग से पुलअप्स, खाने का सिर्फ 1/3 और सिर्फ लीन मीट, चिकन लेग्स अनटच्ड। जेक टेंशन में आ जाता है और सोचता है मैं बीमार हूं, इसलिए वो वेटरिनेरियन को बुला लेता है चेकअप के लिए। सब कुछ नॉर्मल आता है, स्केल के नंबर्स गिरते जा रहे हैं, 320 पाउंड से 300, फिर 280। बेली फैट मेल्ट होने लगता है और मसल्स वापस दिखने लगते हैं। मुझे फील होता है कि मेरी पुरानी एक्सप्लोसिव पावर वापस आ रही है। डे 21 की सुबह मैं पूल के पास खड़ा होता हूं और अपना रिफ्लेक्शन देखता हूं। वो मोटा टाइगर गायब हो चुका है, उसकी जगह एक लीन और पावरफुल प्रेडेटर खड़ा है। मैं फुल स्पीड लंच टेस्ट करता हूं, पहले से डबल स्पीड। मैं कहता हूं अब टाइम आ गया है मूव करने का। मैं सिक्योरिटी के पेट्रोल पैटर्न स्टडी करता हूं। रात 11 बजे और सुबह 3 बजे राउंड्स होते हैं। कैमरास हर जगह है, लेकिन एक ब्लाइंड स्पॉट है, टाइगर हैबिटेट के वेस्ट साइड का पुराना वायर फेंस जो ब्रांचेस के नीचे छिपा हुआ है और कैमरा रेंज से बाहर है। वो फेंस सालों से रस्ट हो रहा है और मैं छुपके से उसे क्लॉज से टेस्ट करता रहा हूं। एक स्ट्रॉन्ग पुश में वो टूट सकता है। डे 25 की रात मेरा चांस आ जाता है। वेदर फोरकास्ट सही होता है और एक वायलेंट रेनस्टॉर्म आता है। थंडर और लाइटनिंग पूरे जू को हिला देते हैं। ऐसे वेदर में सर्वेलेंस फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और कोई गार्ड भी प्रॉपरली चेक नहीं करेगा। रात 2 बजे मैं थंडर के कवर में मूव करता हूं और अपना पूरा वेट फेंस पे डाल देता हूं। रस्टेड वायर तुरंत टूट जाता है और मैं बाहर निकल जाता हूं। ठंडी बारिश लगती है, लेकिन मेरा खून गर्म है। मैं अपने प्लान्ड रूट से सब कैमरास अवॉइड करता हूं और शैडो की तरह रेप्टाइल हाउस की तरफ बढ़ता हूं। क्रोकोडाइल का पूल आउटडोर सेक्शन में है और इस टाइम वो पानी के नीचे रेस्ट कर रहा होगा। मैं बिना आवाज पानी में घुसता हूं। ठंड लगती है, लेकिन मैं एडजस्ट कर लेता हूं। लाइटनिंग की एक फ्लैश में मुझे उसका बड़ा सा बॉडी पूल के बॉटम पे दिखाई देता है, बिल्कुल स्टिल। मैं सोचता हूं एक क्लीन किल। मैं गहरी सांस लेता हूं और डाइव करता हूं। धीरे धीरे पास जाता हूं। 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। जैसे ही मैं अटैक करने वाला होता हूं, उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो सो रहा नहीं था। मैं बिना सोचे सीधा अटैक करता हूं और उसकी गर्दन के पीछे जॉस जमाकर पकड़ लेता हूं। क्रोकोडाइल वायलेंटली स्ट्रगल करता है। उसकी टेल स्टील विप की तरह मुझे लगती है। दर्द से ग्रिप टूटने वाली होती है, लेकिन मैं छोड़ता नहीं। हम दोनों पानी के अंदर रोल करते हैं। मेरी सांस रुक रही है, लेकिन मैं जानता हूं ये मेरा एक ही चांस है। वो मुझे झटक के हटाने की कोशिश करता है। मैं अपना वेट उसे पिन करने में लगाता हूं। वो सरफेस पे आना चाहता है। मैं उसे और नीचे खींच लेता हूं। मुझे अपनी पिछली लाइफ याद आती है।
सबसे डेंजरस क्रोकोडाइल को भी सांस चाहिए होती है और मैं उससे ज्यादा देर तक ब्रेथ होल्ड कर सकता हूँ। यही मेरा एडवांटेज है। 1 मिनट, 2, 3, धीरे धीरे उसकी स्ट्रगल खत्म हो जाती है और वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है। मैं ग्रिप छोड़ता हूँ और बॉडी को सरफेस तक खींच लाता हूँ। जोर जोर से सांस लेता हूँ। बारिश चल रही है, थंडर चल रहा है और किसी को पता नहीं क्या हुआ। मैं अपने क्लॉज से उसके बॉडी पे मार्क्स बनाता हूँ और ब्लड को रॉक्स पे स्मीयर करता हूँ ताकि लगे वो बाहर निकल के स्लिप हुआ और मर गया। काम खत्म। मैं जल्दी से वापस अपने रूट से टाइगर हैबिटेट में आता हूँ और फेंस को वापस सेट कर देता हूँ ताकि नॉर्मल लगे। सुबह होने वाली होती है। मैं कोने में सोया हुआ एक्ट करता हूँ। अगली सुबह रेप्टाइल हाउस से एक कीपर की चीख सुनाई देती है। मैं बार्स के पास जाके देखता हूँ। स्टाफ पूल के पास जमा है और बात कर रहे हैं। कोई बोलता है शायद बुढ़ा हो गया था और रात में बाहर आके स्लिप कर गया। कोई बोलता है थंडर से डर गया होगा, बहुत बुरा हुआ। मैं आंखें बंद करता हूँ और काउंट करता हूँ। 75 दिन बचे हैं। अगला टारगेट चिंपैंजी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि जू के दूसरे साइड प्राइमेट जोन में चिंपैंजी मुझे दूर से देख रहा है और धीरे से ग्राउल कर रहा है। क्रोकोडाइल की डेथ के बाद नेक्स्ट डे जू डायरेक्टर खुद इंस्पेक्शन के लिए आता है। सेफ्टी चेक होता है। मैं देखता हूँ वो लोग क्रोकोडाइल पूल को बार बार चेक करते हैं और सर्वेलेंस फुटेज भी निकालते हैं। लकीली स्टॉर्म ने उस रात सिस्टम को सच में नॉकआउट कर दिया था। ज्यादातर फुटेज सिर्फ स्टैटिक थी, इसलिए एंड में उन्हें इसे एक्सीडेंट ही मानना पड़ा। लेकिन फिर भी जू ने सिक्योरिटी टाइट कर दी। पेट्रोल्स अब रात में 2 बार की जगह 4 बार होने लगे। नए कैमरास हर इंक्लोजर में लग गए, इंक्लूडिंग मेरा ब्लाइंड स्पॉट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि कीपर्स हर एनिमल पे एक्स्ट्रा नजर रखने लगे। जेक रोज आधा घंटा मेरे इंक्लोजर के बाहर खड़ा रहता है। अब मुझे और केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है वो है चिंपैंजी, जिसका नाम आयरन फिस्ट है। आयरन पीक जू का स्टार। वो साइन लैंग्वेज से कीपर्स से बात करता है, बिल्कुल 5 साल के बच्चे जैसी इंटेलिजेंस के साथ। क्रोकोडाइल के मरने के बाद से वो बहुत अग्रेसिव हो गया है। जब भी मैं प्राइमेट जोन के पास से गुजरता हूँ वो सीधा ग्लास वॉल पे चार्ज करता है, जोर जोर से मारने लगता है और कान फाड़ देने वाली चीख निकालता है। उसकी आंखों में सीधा सस्पिशन और हेट्रेड दिख रहा है, जैसे उसके इंस्टिंक्ट्स उसे बता रहे हों कि मैं एक थ्रेट हूँ। ये डेंजरस है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही कोई ना कोई नोटिस कर लेगा। मुझे सबको ये बिलीव करवाना होगा कि मैं एक नॉर्मल टाइगर हूँ, बिल्कुल हार्मलेस। इसलिए मैं एक्टिंग स्टार्ट करता हूँ, खाना बंद कर देता हूँ और पूरा दिन कोने में चुपचाप पड़ा रहता हूँ। जेक पैनिक हो जाता है और तुरंत वेट को बुला लेता है। वेट पूरा चेकअप करता है, टेम्परेचर, हार्ट बीट, ब्लड टेस्ट, सब कुछ। लेकिन सब नॉर्मल आता है। वो बोलता है शायद इमोशनल इशू हो, टाइगर्स को भी डिप्रेशन होता है, वेदर भी खराब चल रहा है, सनलाइट कम है, एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। मैं अपनी एक्टिंग परफेक्ट रखता हूँ, खड़ा होना भी मुश्किल दिखाता हूँ। जेक का दिल पिघल जाता है। वो मुझे बेस्ट बीफ ला के देता है और नए टॉयज भी डालता है एनक्लोजर में। मैं थोड़ा सा खाता हूँ बस दिखाने के लिए और फिर से सिक एक्ट करने लगता हूँ। 1 हफ्ते बाद सबको लगने लगता है कि मैं बस थोड़ा डाउन हूँ। इवन जू डायरेक्टर भी मुझे इग्नोर करने लगता है। सिक्योरिटी रूम का गार्ड भी मेरी कैमरा फीड देख के बिना सोचे दूसरी स्क्रीन पे स्विच कर देता है। लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि रात को मैं क्या करता हूँ। रात के 3 बजे जैसे ही पेट्रोल गार्ड आगे बढ़ता है मैं तुरंत एक्टिव हो जाता हूँ। मैं एनक्लोजर के एक कोने में जाता हूँ जहाँ रफ कंक्रीट वॉल है और अपना पॉज जोर से उस पर घिसना स्टार्ट करता हूँ। स्क्रैच स्क्रैच की आवाज अंधेरे में गूंजती है। मैं रुकता नहीं जब तक मेरे क्लॉज रेजर शार्प ना हो जाए। लेफ्ट पॉ, राइट पॉ, बैक क्लॉज सब एकदम डेडली बना देता हूँ। उसके बाद मैं स्ट्राइक प्रैक्टिस करता हूँ। हवा में बार बार जंप करके अटैक एंगल कैलकुलेट करता हूँ और परफेक्ट किलिंग बाइट फाइंड करता हूँ। आयरन फिस्ट क्रोकोडाइल जैसा नहीं है। वो फास्ट है, पावरफुल है और इंटेलिजेंट भी। मुझे एक ही क्लीन किल करनी होगी वरना वो काउंटर करेगा। दिन में सिक एक्टिंग और रात में ट्रेनिंग। मैं अपनी लिमिट पुश करता हूँ। 60 दिन बचे हैं दुनिया के एंड के लिए। उस शाम मैं यूजुअल तरह डेड जैसा पड़ा होता हूँ जब प्राइमेट जोन से हंगामा सुनाई देता है। आयरन फिस्ट पागल हो चुका है, ग्लास पे लगी डेकोरेशंस तोड़ रहा है, अपना टायर टॉय फाड़ रहा है और कीपर पे अटैक कर देता है जो उसे काम करने की कोशिश कर रहा होता है। लोग बोलते हैं ये दिन ब दिन वर्स हो रहा है, शायद ये भी सिक है, इसे आइसोलेशन में डाल दो और विजिटर्स को दूर रखो। मैं बार्स के थ्रू उसे देखता हूँ और दूर से ही हमारी आंखें मिलती हैं। वो अपने दांत दिखा के लो ग्राउल करता है जैसे वॉर डिक्लेयर कर रहा हो। मैं भी अपनी आंखें सिकोड़ता हूँ और दांत दिखा के जवाब देता हूँ, आजा फिर, मैं रेडी हूँ, बस अभी नहीं, वक्त मैं चूज करूंगा। रात होती है और मैं फिर से अपने क्लॉज शार्प करता हूँ। कंक्रीट वॉल पे गहरी लाइंस पड़ चुकी हैं और मेरे क्लॉज मून लाइट में चमक रहे हैं। तभी अचानक पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट आता है कि सब डिपार्टमेंट्स ध्यान दें। मीटियोरोलॉजिकल ब्यूरो ने वार्निंग दी है कि 3 दिन में हैवी हॉलिडे क्राउड आने वाला है और साथ में सिवियर वेदर भी होगा। ऑल स्टाफ प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। जैसे ही अनाउंसमेंट आता है मैं रुक जाता हूँ, मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। मैं कहता हूँ मौका आ गया है। 3 दिन पल भर में निकल जाते हैं और मैं हर सेकंड जू का लेआउट स्टडी करता हूँ।
टाइगर हैबिटेट से प्राइमेट जोन का सबसे छोटा रास्ता सेंट्रल प्लाजा से जाता है, लेकिन वहां कैमरा सबसे ज्यादा है। दूसरा रास्ता बैक हिल से बर्ड जोन के थ्रू साइड डोर तक जाता है, जहां 2 कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। अगर मैं फास्ट मूव करूं तो बिना किसी के देखे टारगेट तक पहुंच सकता हूं। हॉलिडे वाले दिन जू पूरा पैक्ड होता है। सुबह 10 बजे तक 5000 से ज्यादा विजिटर्स आ चुके होते हैं। सेंट्रल प्लाजा में पेरेंट्स और बच्चे भरे पड़े हैं। हर तरफ शोर शराबा है। सिक्योरिटी गार्ड्स क्राउड मैनेज करने में इतने बिजी हैं कि सर्वेलेंस रूम तक देखने का टाइम नहीं है। सिक्योरिटी ऑफिस की विंडो से मैं देखता हूं, सिर्फ एक गार्ड है जो फोन में बिजी है। वेदर भी बदल रहा है, काले बादल आ रहे हैं और हवा भारी और गर्मी से भरी हुई लग रही है, जैसे स्टॉर्म आने वाला हो। मैं कहता हूं यही परफेक्ट मोमेंट है। दोपहर तक टाइगर हैबिटेट का व्यूइंग प्लेटफॉर्म लोगों से भर जाता है। एक स्कूल ग्रुप अपने टीचर के साथ आता है और बच्चे मुझे देख के बोलते हैं, ये टाइगर कितना पतला और सिक लग रहा है, बस पड़ा रहता है, बोरिंग सा। मैं धीरे से खड़ा होता हूं और सब लोग फोन्स निकाल लेते हैं। मैं ग्लास वॉल के पास जाता हूं, जो 5 सेंटीमीटर थिक टेम्पर्ड ग्लास है, जो 1 टन तक फोर्स झेल सकता है। लेकिन मुझे इसका वीक पॉइंट पता है। मेरी पिछली लाइफ में अपोकलिप्स के टाइम ये ग्लास लोअर लेफ्ट कॉर्नर से क्रैक हुआ था, क्योंकि वहां के एंकर बोल्ट्स लूज थे। मुझे बस सही जगह फुल फोर्स से हिट करना है। मैं 10 स्टेप्स पीछे जाता हूं, बॉडी लो करता हूं और हंटिंग स्टांस में आ जाता हूं। क्राउड इसे शो समझ के चीयर करता है। टीचर बच्चों को पीछे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सीरियस नहीं लेता। मैं गहरी सांस लेता हूं, मेरी बॉडी का हर मसल टाइट हो जाता है और फिर मैं दौड़ता हूं। 300 पाउंड बॉडी वेट और फुल स्प्रिंट के साथ मैं सीधा ग्लास के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे टकराता हूं। इम्पैक्ट की आवाज पूरे एरिया में गूंजती है और ग्लास में स्पाइडर वेब क्रैक्स फैल जाते हैं। मैं रुकता नहीं, वापस पीछे जाता हूं और फिर से चार्ज करता हूं। सेकंड इम्पैक्ट, थर्ड इम्पैक्ट। लोग चिल्लाने लगते हैं, ओ माय गॉड, ग्लास टूटने वाला है, भागो। क्राउड में पैनिक मच जाता है। लोग बच्चों को उठा के भागने लगते हैं। कुछ लोग गिर जाते हैं। एक गार्ड मेरी तरफ भागता है और रेडियो पे चिल्लाता है, इमरजेंसी, टाइगर हैबिटेट में ग्लास टूट रहा है, ट्रैंकुलाइजर गन्स लाओ। मैं चौथी बार टकराता हूं और ग्लास फाइनली टूट जाता है। पूरा पैनल क्रैश के साथ गिर जाता है। मैं बाहर निकल जाता हूं और सब लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। मैं किसी इंसान पे अटैक नहीं करता। एक जंप में क्राउड क्रॉस करता हूं और सीधा अपने प्लान्ड रूट पे दौड़ता हूं। पीछे अलार्म्स और शोर सुनाई देता है, लेकिन मैं रुकता नहीं। मैं मंकी हिल के पास से गुजरता हूं, जहां मंकीज डर के भाग जाते हैं। बर्ड जोन में बर्ड्स पैनिक में उड़ जाते हैं और आसमान काला पड़ जाता है। मैं बिजली की तरह दौड़ता हूं। 200 मीटर्स सिर्फ 30 सेकंड्स में। आगे प्राइमेट जोन का साइड डोर होता है, जो थोड़ा खुला है। किसी कीपर ने जल्दी में बंद नहीं किया। मैं उसे तोड़ के अंदर घुसता हूं। अंदर एक बड़ा हॉल है, जो रेन फॉरेस्ट जैसा बना हुआ है, फेक ट्रीज, वाइन्स और रोप्स के साथ। लेकिन अभी बिल्कुल खाली है, क्योंकि विजिटर्स इवैक्यूएट हो चुके हैं। मैं रुकता हूं और आसपास देखने लगता हूं। तभी ऊपर से एक लो ग्राउल आता है। मैं तुरंत ऊपर देखता हूं। आयरन फिस्ट 5 मीटर ऊपर ब्रांच पे बैठा है और मुझे घूर रहा है। वो मेरे सोच से भी बड़ा है, पूरा मसल से भरा हुआ। उसके हाथ ट्री ट्रंक जैसे मोटे हैं और उसके हाथ में एक आयरन रॉड है, जो कीपर्स उसकी ट्रेनिंग में यूज करते थे। अब वो उसे वेपन की तरह पकड़े हुए हैं। हम दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और हवा बिल्कुल शांत हो जाती है। फिर आयरन फिस्ट अपना मुंह खोलता है, दांत दिखा के एक जोर की दहाड़ मारता है। ये चैलेंज है, वॉर की डिक्लेरेशन है, फाइनल वार्निंग है। मैं भी टाइगर की रोड से जवाब देता हूं और आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। दूर से तेज कदमों की आवाज आ रही है। सिक्योरिटी ट्रैंकुलाइजर गन्स के साथ आ रही है। टाइम बहुत कम है। मैं अपनी बैक आर्च करता हूं, टेल टाइट करता हूं और रेडी हो जाता हूं। आयरन फिस्ट ब्रांच से जंप करके सीधा मेरे सामने 10 मीटर दूर लैंड करता है। आयरन रॉड उठाता है और फाइटिंग स्टैंस ले लेता है। किंग ऑफ बीस्ट्स वर्सेस लॉर्ड ऑफ प्राइमेट्स। ये फाइट डेथ तक चलेगी। आयरन फिस्ट पहला अटैक करता है। वो रॉड को ऊपर से मेरे सर पे मारते हुए स्विंग करता है, जैसे एक्स हो। रॉड हवा को चीर देती है और उसकी पावर मुझे फील हो जाती है। मैं सीधा हिट नहीं लेता, साइड में ट्विस्ट करता हूं और रॉड ग्राउंड पे लग के कंक्रीट तोड़ देती है। धूल का क्लाउड उठता है। उसकी स्पीड और पावर डेंजरस है। बिना म्यूटेशन के भी एक हिट मेरा स्कल क्रश कर देता। मुझे एक भी हिट नहीं लेना। आयरन फिस्ट रुकता नहीं। वो हॉरिजॉन्टल स्विंग करता है। मैं नीचे झुक के उसके लेग्स पे अटैक करता हूं और अपने क्लॉज उसकी थाई में घुसा देता हूं, जिससे डीप कट लगता है। वो दर्द से गरजता है और गुस्से में रॉड को मेरे स्पाइन पे मारते हुए नीचे लाता है। मैं लास्ट मोमेंट पे रोल करके बच जाता हूं और रॉड बस मेरे फर को टच करता है। ये फाइट रॉ है, कोई ट्रिक नहीं। एक गलती मतलब खत्म। आयरन फिस्ट रॉड छोड़ देता है, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट में वो प्रॉब्लम बन रही है। वो अपने आर्म्स खोलता है और अपनी मस्कुलर बॉडी दिखा के रेडी होता है। वो इस फाइट को प्योर प्रिमिटिव तरीके से खत्म करना चाहता है। मैं उसके अराउंड घूमता हूं ओपनिंग ढूंढने के लिए, और वो भी मेरे साथ रोटेट करता है। हमेशा फ्रंट फेस रखता है। उसकी आंखों में इंटेलिजेंस है। वो समझ रहा है कि मैं नॉर्मल एनिमल नहीं हूं और मेरे मूव्स रीड कर रहा है। कुछ सेकंड्स के टेंस स्टैंड ऑफ के बाद मैं अचानक मूव करता हूं और लेफ्ट साइड पे फेक अटैक करता हूं। आयरन फिस्ट तुरंत उस तरफ ब्लॉक करता है। बस वही चांस चाहिए था।
मैं डायरेक्शन चेंज करके राइट से जंप करता हूँ और अपने जॉज उसके शोल्डर में घुसा देता हूँ। वो दर्द से चिल्लाता है और दोनों हाथों से मेरी गर्दन पकड़ के मुझे हटाने की कोशिश करता है। उसकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग है, मेरी सांस रुक रही है, लेकिन मैं छोड़ता नहीं और जोर से बाइट करता हूँ। वो मुझे झटकने की कोशिश करता है, लेकिन मैं अपने चारों लिम्स से उससे चिपक जाता हूँ। वो मेरा हाइंड लेग पकड़ के मुझे जमीन पे पटकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार मेरी बॉडी अंदर से हिल जाती है, लेकिन मैं छोड़ता नहीं, क्योंकि छोड़ना मतलब मरना। धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है। मैं चांस पकड़ता हूँ, शोल्डर छोड़ के सीधा उसकी गर्दन पे बाइट करता हूँ। ये फिनिशिंग मूव है, थ्रोट लॉक। मेरे दांत उसकी विंड पाइप में घुस जाते हैं, उसकी आंखें फैल जाती है और वो सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं ले पाता। खून बहने लगता है और उसकी स्ट्रगल धीरे धीरे रुक जाती है और वो गिर जाता है। मैं ग्रिप छोड़ता हूँ और जोर जोर से सांस लेता हूँ। मेरी बॉडी बुरी तरह इंजर्ड है, रिब्स शायद टूट चुकी हैं और लेग से खून बह रहा है, लेकिन मैं जीत गया। दोनों किंग लेवल थ्रेट्स खत्म। तभी एंट्रेंस से तेज कदमों की आवाज आती है। गार्ड्स ट्रैंक्विलाइजर गन्स के साथ आ जाते हैं। मैं भागना चाहता हूं, लेकिन बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है। पहला डार्ट मेरे लेग में लगता है, दूसरा शोल्डर में। सेडेटिव जल्दी इफेक्ट करता है। मेरी नजर धुंधली होने लगती है और बॉडी हैवी हो जाती है। मैं खड़े रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन गिर जाता हूं और होश खोने लगता हूं। अपनी आखिरी स्ट्रेंथ से मैं सिर उठाता हूं और स्काईलाइट की तरफ देखता हूं। वहां कुछ गलत है। आसमान में एक अजीब लाल रोशनी फैली हुई है। ये नॉर्मल सनसेट नहीं है, बल्कि खून जैसा लाल रंग जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो लाल रोशनी पूरे आसमान में फैलने लगती है, जैसे खुद आसमान खून बहा रहा हो। ये गलत है। अभी 50 दिन बाकी थे। सोलर स्टॉर्म अभी नहीं आना चाहिए था। मैं सोचता हूँ, क्या मैंने हिस्ट्री चेंज करके टाइमलाइन तोड़ दी? लाल रोशनी और इंटेंस होती जाती है जब तक पूरा स्काई खून जैसा लाल नहीं हो जाता। मैं स्ट्रगल करना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, लेकिन सेडेटिव पूरा कंट्रोल ले लेता है। मेरी आंखें भारी हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं। होश जाने से पहले मेरा लास्ट थॉट होता है, सब खत्म हो गया, सब कुछ जल्दी हो गया। तेज दर्द मुझे वापस होश में लाता है। मैं आंखें खोलता हूं और खुद को एक अननोन जगह में पाता हूं। ये टाइगर हैबिटेट नहीं है, बल्कि एक स्पेशल मेटल केज है जिसमें 10 सेंटीमीटर थिक वॉल्स और ऊपर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ग्रिड है। ये जू का आइसोलेशन वार्ड है जो डेंजरस एनिमल्स के लिए होता है। मैं खड़ा होने की कोशिश करता हूं, लेकिन पूरी बॉडी दर्द से भर जाती है। आयरन फिस्ट के साथ फाइट का हैवी नुकसान हुआ है। 3 रिब्स टूट चुकी हैं, हिंड लेग से खून आ रहा है और लेफ्ट आई सूजा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा डर मुझे बाहर के आसमान से लगता है, जो पूरा ब्लड रेड हो चुका है। नॉर्मल रेड नहीं, बल्कि जलते हुए खून जैसा कलर। हवा में जलने की स्मेल है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। बाहर से कियोस की आवाज आ रही है, अलार्म्स और एनिमल्स की चीखें। सोलर स्टॉर्म आ चुका है और वो भी 50 दिन पहले। मैं खुद को खींच के विंडो तक लाता हूं और बार्स के थ्रू बाहर देखता हूं। जू में टोटल कियोस है। विजिटर्स भाग रहे हैं, सिक्योरिटी उन्हें गाइड कर रही है, लेकिन कई लोग गिर चुके हैं और उनकी बॉडीज चेंज हो रही हैं। किसी की स्किन पे स्केल्स आ रहे हैं तो किसी के फिंगर्स क्लॉज में बदल रहे हैं। म्यूटेशन स्टार्ट हो चुका है। तभी ये मेरे साथ भी होता है। मेरे अंदर से एक बर्निंग एनर्जी उठती है जो मोल्टन रॉक की तरह मेरी वेन्स में दौड़ती है। मैं अपने पेट की तरफ देखता हूं तो स्किन के नीचे कुछ हिल रहा होता है। तब मुझे याद आता है कि मैंने आयरन फिस्ट का फ्लैश निगल लिया था और अब वो मेरे अंदर जल रहा है। अचानक अनबेरेबल पेन स्टार्ट होता है। मेरी बोन्स टूट के दोबारा बनने लगती हैं। हर एक बोन क्रैक और स्नैप करती है। मैं जमीन पे तड़पता हूँ। मेरे क्लॉज मेटल फ्लोर पे घिसते हैं। मेरा फर झड़ने लगता है और नीचे नई स्किन निकलती है जो नॉर्मल ऑरेंज नहीं, बल्कि डीप ब्लैक है, जिसमें गोल्डन वेन्स चमक रही हैं, जैसे लिविंग आर्मर हो। मेरी बॉडी फूलने लगती है। मसल्स ग्रो कर रहे हैं, बोन्स स्ट्रेच हो रहे हैं। 300 पाउंड से 400, 500, 600 तक बढ़ जाता हूँ। मेटल केज भी प्रेशर में आके आवाज करने लगता है, जैसे टूट जाएगा। सबसे ज्यादा दर्द मेरे हेड में होता है। मेरा स्कल दोबारा शेप ले रहा है। फोरहेड से बोन के 2 रिजेस निकलते हैं, जैसे क्राउन हो, और मेरे दांत बड़े और शार्प हो जाते हैं, डैगर जितने लंबे। मेरी आंखों से खून जैसा आंसू निकलता है और विजन ब्लर से एकदम शार्प हो जाता है। मैं हवा में एनर्जी पार्टिकल्स देख सकता हूँ, वॉल्स में छोटी क्रैक्स और डोर के एनिमल्स की म्यूटेशन तक देख सकता हूँ। ये अवेकनिंग है। कितना टाइम गुजरा पता नहीं, लेकिन आखिर में दर्द कम हो जाता है। मैं जमीन पे पड़ा सांस लेता हूँ, लेकिन फील करता हूँ कि मेरी बॉडी में पहले से कई गुना ज्यादा पावर है। मैं खड़ा होता हूँ और मेरा हेड लगभग 3 मीटर सीलिंग तक पहुंच जाता है। मैं अपनी बॉडी देखता हूँ जो अब एक जायंट बीस्ट बन चुकी है। ब्लैक और गोल्ड फर मेटल की तरह शाइन कर रहा है। मैं एक हल्का सा पॉ स्विंग करता हूँ और मेटल वॉल में गहरी लाइंस पड़ जाती हैं। ये पावर मेरी पिछली लाइफ से भी ज्यादा है। अब मुझे समझ आता है, क्योंकि मैंने 2 किंग टियर बीस्ट्स को पहले ही मार दिया और आयरन फिस्ट का फ्लैश खा लिया। मैं जू का पहला क्रीचर हूँ जिसका अवेकनिंग कंप्लीट हो चुका है, जबकि बाकी सब अभी म्यूटेट हो रहे हैं। ये मेरा एडवांटेज है। तभी बाहर से एक डरावनी चीख सुनाई देती है।
मेन विंडो के पास दौड़ता हूं और जो देखता हूं वो मेरा खून ठंडा कर देता है। जीब्रा एनक्लोजर में जो पहले शांत जीब्रास थे वो एक दूसरे को फाड़ रहे हैं। उनके दांत सेरेटेड हो चुके हैं और आंखें लाल चमक रही हैं। एक जीब्रा दूसरे की गर्दन काट के उसका फ्लैश पागलपन में खा रहा है। पीकॉक गार्डन में मोरों के फेदर्स स्टील ब्लेड्स बन गए हैं और वो पंख हिला के फेंसिंग को काट रहे हैं। मंकी हिल में मंकीज बड़े और डरावने मॉन्स्टर्स बन चुके हैं और अभी भी भाग रहे लोगों का शिकार कर रहे हैं। पूरा जू अब एक नरक बन चुका है। मैं गहरी सांस लेता हूं और मेटल केज के डोर पे जोर से टकराता हूं। एक बार, दो बार, तीसरी बार में डोर टूट जाता है। मैं आइसोलेशन वार्ड से बाहर निकलता हूं और ब्लड रेड स्काई के नीचे खड़ा हो जाता हूं। दूर से म्यूटेटेड बीस्ट्स की दहाड़ सुनाई देती है, लेकिन मैं नहीं डरता क्योंकि अब मैं सबसे स्ट्रांग हूं। तभी मुझे एक हल्की हेल्प की आवाज सुनाई देती है, जेक की। वो ऑफिस बिल्डिंग में फंसा हुआ है। मैं एक सेकंड के लिए रुकता हूं, फिर उसकी तरफ दौड़ पड़ता हूं। दया से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे इस जगह को जाने वाला एक इंसान चाहिए। मैं ऑफिस बिल्डिंग की तरफ स्प्रिंट करता हूं। हर स्टेप में 7-8 मीटर कवर करता हूं। मेरी स्पीड और पावर डरावनी है। जमीन हिलती है और पीछे गहरे क्लॉ मार्क्स छूट जाते हैं। रास्ते में हर जगह बॉडीज पड़ी हैं। लोग और गार्ड्स जो म्यूटेशन के बीच में फंस गए, उनके बॉडीज अजीब शेप्स में बदल गए हैं। किसी के टेंटिकल्स निकल आए हैं तो किसी का फेस फट के अंदर के दांत दिख रहे हैं। ये हाफ म्यूटेटेड लोग सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। न पूरे इंसान, न पूरे बीस्ट, बस जमीन पे तड़पते हुए। मैं उनके लिए नहीं रुकता और सीधा बिल्डिंग की तरफ बढ़ता हूं। एक म्यूटेटेड जीब्रा मेरा रास्ता रोक लेता है। उसका साइज डबल हो चुका है और उसकी स्ट्राइप्स लाल हो गई हैं। उसके मुंह में सेरेटेड टीथ हैं और वो एक डेड बॉडी को चबा रहा है। वो मेरी आवाज सुन के सर उठाता है और लाल आंखों से मुझे देख के चार्ज करता है। मैं डॉज नहीं करता, सीधा उसकी तरफ दौड़ता हूं और एक पॉ उसके सर पे मारते ही उसका स्कल क्रश हो जाता है। वो बिना आवाज के गिर जाता है। तब मैं नोटिस करता हूं उसके फोरहेड से एक छोटा सा डार्क रेड ग्लोइंग क्रिस्टल निकलता है। मेरा बॉडी उसे देख के क्रेव करता है जैसे इंस्टिंक्ट हो। मैं उसे उठा के सीधा निगल लेता हूं और तुरंत एक एनर्जी वेव मेरी बॉडी में फैल जाती है। मेरी वूंड्स हील होने लगती हैं, रिब्स ठीक हो जाती हैं और लेग का वूंड बंद हो जाता है। सिर्फ हीलिंग ही नहीं, बल्कि मेरी स्ट्रेंथ भी थोड़ी बढ़ जाती है। ये बीस्ट कोर है। पिछली लाइफ में सुना था कि म्यूटेटेड बीस्ट के मरने पर उसके स्कल में एक कोर बनता है जो उसकी एनर्जी का कंडेंस्ड फॉर्म होता है और उसे कंज्यूम करने से एवोल्यूशन फास्ट होती है। मैं स्पीड बढ़ा देता हूं। ऑफिस बिल्डिंग के बाहर लगभग 1 दर्जन म्यूटेटेड मंकीज जमा है जो पहले छोटे थे लेकिन अब आदमी जितने बड़े हो गए हैं। उनके हाथ मोटे और पावरफुल हैं और वो डोर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जेक की आवाज सेकंड फ्लोर से आती है, हेल्प हेल्प। मंकीज और भी एग्रेसिव हो जाते हैं और वॉल्स पे चढ़ने लगते हैं। मैं एक जोर की रोर करता हूं जो पूरे जू में गूंजती है। सब मंकीज एक सेकंड के लिए रुकते हैं और मुझे देखते हैं। उनके अंदर का प्रे इंस्टिंक्ट उन्हें पीछे हटाता है, लेकिन म्यूटेशन का मैडनेस उन्हें फिर से अटैक करने पे मजबूर करता है और वो सब एक साथ मुझ पर टूट पड़ते हैं। ये एक तरह से स्लॉटर है। मैं उन्हें एक एक करके चीर देता हूं। मेरे हर क्लॉ स्वाइप में एक मंकी मर जाता है। उनके अटैक्स मुझ पर लगते हैं लेकिन सिर्फ हल्की लाइंस छोड़ते हैं। वो मेरी डिफेंस तोड़ नहीं पाते। 1 मिनट से कम टाइम में सब मंकीज खून में पड़े होते हैं। मैं जल्दी से उनके बीस्ट कोर्स कलेक्ट करता हूं और एक साथ 13 निगल लेता हूं। एनर्जी मेरी बॉडी में भरने लगती है। मैं फील करता हूं कि मेरी फाउंडेशन और स्ट्रांग हो रही है। जेक मुझे देख के बोलता है, तुम वही टाइगर हो ना? मैं उसकी तरफ देखता हूं और सर हिला देता हूं। जेक शॉक हो जाता है कि एक टाइगर ह्यूमन बात समझ रहा है और नॉड भी कर रहा है, लेकिन वो जल्दी खुद को संभाल लेता है। ये टाइम शॉक होने का नहीं है। वो नीचे भागता है और डोर खोलता है। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। उसकी आवाज कांप रही होती है। वो पूछता है, बाहर क्या हो रहा है? सब एनिमल्स मॉन्स्टर्स कैसे बन गए? लेकिन मेरे पास जवाब नहीं है। मैं अपने स्नाउट से उसे पुश करता हूं और फॉलो करने का सिग्नल देता हूं। मैं उसे जू के अंडरग्राउंड स्टोरेज में ले जाता हूं जहां फूड, मेडिसिन, थिक वॉल्स और एक ही एंट्रेंस है जो डिफेंड करना ईजी है। मैं उसे अंदर धकेल देता हूं और एक बड़ा आयरन कैबिनेट खींच के डोर के सामने लगा देता हूं। मैं अपने क्लॉज से फ्लोर पे लिखता हूं, यहीं रहो, बाहर मत आना। जेक लिखा हुआ पढ़ता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है, तुम सच में मुझे समझते हो, चिंता मत करो, मैं यहीं रहूंगा जब तक तुम वापस नहीं आते। मैं मुड़ता हूं और बाहर निकल जाता हूं क्योंकि अभी भी बहुत म्यूटेटेड बीस्ट्स बाकी हैं जिन्हें खत्म करना है और बीस्ट कोर्स कलेक्ट करने हैं। मैं कुछ ही कदम चलता हूं कि अचानक रुक जाता हूं। हवा में एक गंदी बदबू है, सड़ी हुई लाश जैसी, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग और अननेचुरल। मैं उस स्मेल को फॉलो करता हूं और रेप्टाइल हाउस तक पहुंचता हूं। पूल का पानी काला हो चुका है और डेड फिश ऊपर तैर रहे हैं। बीच में कुछ हिल रहा है। मैं पास जाता हूं और देखता हूं कि वो क्रोकोडाइल की लाश है जो वापस जिंदा हो रही है। उसका सड़ा हुआ फ्लैश दोबारा जुड़ रहा है और टूटी हुई बोन्स ठीक हो रही हैं। उसकी आंखों में ग्रीन गोस्ट फायर जल रही है और उससे मौत की बदबू आ रही है। ये अनडेड म्यूटेशन है। जिसे मैंने मारा था वो अब रेडिएशन में डूब के और भी डेंजरस फॉर्म में वापस आ गया है।
वो आंखें खोलता है और सीधा मुझे देखता है। कैरियन क्रॉक धीरे धीरे पूल से बाहर आता है और हर स्टेप पे काला पानी उछलता है। उसका बॉडी अब लिविंग फ्लैश नहीं बल्कि एक चलती हुई लाश है जो सिर्फ रेडिएशन एनर्जी से चल रही है। उसकी स्केल्स के नीचे सफेद हड्डियां दिख रही हैं और ऑर्गन्स गायब हैं। चेस्ट के अंदर सिर्फ ग्रीन गोस्ट फायर जल रही है जो उसका कोर है और उसकी इमॉर्टैलिटी का सोर्स है। उसकी आंखों में कुछ नहीं है, बस जिंदा लोगों के लिए नफरत। मैं पीछे हट के फाइटिंग स्टांस लेता हूँ। ये चीज मेरी सोच से ज्यादा डेंजरस है। पिछली लाइफ का अबिस टाइटन क्रॉक स्ट्रांग था लेकिन वो जिंदा था। उसकी वीकनेसेस थी और उसे दर्द होता था, लेकिन ये क्रीचर लाइफ और डेथ के बीच की बाउंड्री क्रॉस कर चुका है। अचानक वो इतनी स्पीड से मूव करता है जो समझ से बाहर है। मैं साइड स्टेप करता हूँ और उसकी टेल मेरे पीछे के रॉक्स को तोड़ देती है। उसकी पावर कम से कम 3 गुना ज्यादा है। मैं उसके हेड पे पॉ स्ट्राइक करता हूँ। मेरे क्लॉज उसके सड़े हुए फ्लैश में घुस जाते हैं और स्कल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। वो सीधा मेरे थ्रोट पे अटैक करता है। उसे दर्द का कोई असर नहीं होता और यही उसे सबसे डेंजरस बनाता है। मैं मुश्किल से बच पाता हूँ और उसके दांत बस मेरे फर को टच करते हैं। तभी डोर से इंसानों की चीख सुनाई देती है। गिफ्ट शॉप में कुछ लोग बचे हुए हैं। कैरियन क्रॉक उन्हें सुन लेता है और मुझे इग्नोर करके उनकी तरफ बढ़ता है। मैं गुस्सा होकर उसके पीछे भागता हूँ। वो बहुत फास्ट है और ग्लास डोर तोड़ के सीधा लोगों के बीच घुस जाता है। सब तरफ चीखें गूंजने लगती हैं। एक गार्ड इलेक्ट्रिक बटन से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रॉक की टेल उसे हवा में उछाल देती है और वो वॉल से टकरा के मर जाता है। मैं जंप करके क्रॉक के हिंड लेग को पकड़ता हूँ और उसे पीछे खींचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे इग्नोर करके लोगों को मार रहा होता है। एक औरत अपने बच्चे को पकड़ के काउंटर के पीछे छुपी होती है। क्रॉक एक ही झटके में काउंटर तोड़ देता है और मुंह खोलता है। मैं तुरंत उसका लेग छोड़ के उसकी टेल पकड़ लेता हूँ और अपना पूरा वेट पीछे डाल देता हूँ। फाइनली मैं उसे बाहर खींच लेता हूँ, लेकिन वो तुरंत घूम के डेथ रोल करता है और मैं भी उसके साथ घिसता हुआ जमीन पे घूमता हूँ जब तक 3 डस्टबिन से टकरा के रुक नहीं जाता। शॉप के सर्वाइवर्स उस मोमेंट का फायदा उठा के भाग जाते हैं, लेकिन 5 लोग पहले ही कैरियन क्रॉक के हाथ से मर चुके होते हैं। मैं मुश्किल से खड़ा होता हूँ। पूरी बॉडी पे चोट लगी है। कैरियन क्रॉक भी उठता है। उसके बॉडी पे अब डजन से ज्यादा गहरे जख्म हैं जहां से हड्डियां दिख रही हैं, लेकिन एक भी बूंद खून नहीं, सिर्फ सड़ा हुआ काला फ्लैश और कीड़े हिल रहे हैं। वो ना ब्लीड करता है, ना दर्द फील करता है, ना थकता है। ये मेरी पिछली लाइफ के अबिस टाइटन क्रॉक से भी 100 गुना ज्यादा डेंजरस है। वो फिर चार्ज करता है और इस बार अडेप्ट हो चुका है। बाइटिंग छोड़ के टेल अटैक्स यूज करता है। उसकी टेल स्टीम विप की तरह हवा को चीर के लगती है। मैं लेफ्ट राइट डॉज करता हूं, लेकिन 2 बार हिट लग जाता है और रिब्स में तेज दर्द होता है। मैं ऐसे ज्यादा देर नहीं लड़ सकता। मुझे इसकी वीकनेस ढूंढनी होगी। मैं ध्यान से ऑब्जर्व करता हूं और नोटिस करता हूं कि जब भी वो अटैक करता है उसके चेस्ट में ग्रीन गोस्ट फायर ज्यादा ब्राइट हो जाती है। वही उसका कोर है। अगर वो फायर डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये हमेशा के लिए मर जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका रिब केज शील्ड की तरह उस कोर को प्रोटेक्ट कर रहा है और मेरी क्लॉज उस तक नहीं पहुंच पा रही। ऊपर से उसकी स्पीड मुझे पास आने का चांस नहीं देती। तभी वो अचानक रुकता है, हवा को स्मेल करता है और एक डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। वो डायरेक्शन अंडरग्राउंड स्टोरेज की तरफ है जहां जेक छुपा है। ये जिंदा इंसान को सेंस कर सकता है और अब जेक को मारने जा रहा है। मुझे इसे रोकना ही होगा, लेकिन मेरी करंट स्ट्रेंथ से मैं इसे नहीं मार सकता। मुझे एक वेपन चाहिए, कुछ ऐसा जो उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर सके। तब मुझे याद आता है जू का मेंटेनेंस यार्ड जहां हाई वोल्टेज इक्विपमेंट और टूल्स हैं। अगर मैं इसे वहां ले जा पाऊं तो इलेक्ट्रिसिटी और एक्सप्लोजन से इसका कोर डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है। एक गलती और मैं भी उड़ जाऊंगा। तब तक कैरियन क्रॉक स्टोरेज डोर तक पहुंच चुका है और उसे तोड़ने लगता है। अंदर आयरन कैबिनेट हिल रहा है और जेक डर के मारे चिल्लाता है। मेरे पास सोचने का टाइम नहीं है। मैं चार्ज करता हूं और उसकी टेल पकड़ लेता हूं। पूरी स्ट्रेंथ से खींचता हूं। वो तुरंत मुड़ता है और मुझ पर अटैक करता है। मैं छोड़ के सीधा मेंटेनेंस यार्ड की तरफ भागता हूं। वो मेरे पीछे आता है और उसकी स्पीड मुझसे भी ज्यादा है। डिस्टेंस जल्दी कम हो रहा है। आगे मेंटेनेंस यार्ड दिख रहा है। हाई वोल्टेज के वार्निंग बोर्ड्स क्लियर दिख रहे हैं। मैं और तेज दौड़ता हूं। तभी उसके क्लॉज मेरे हाइंड लेग को पकड़ लेते हैं और फ्लैश फटने का दर्द होता है, लेकिन मैं रुकता नहीं क्योंकि रुकना मतलब मौत। 50 मीटर, 30, 10 और मैं यार्ड में घुस जाता हूं। वो मेरे बिल्कुल पीछे है। अब इस फाइट को खत्म करने का टाइम है। यार्ड एक ओपन एरिया है जहां 3 बड़े ट्रांसफार्मर यूनिट्स लगे हैं और आसपास टूल्स और ऑयल ड्रम्स पड़े हैं। ब्लड रेड स्काई के नीचे वार्निंग साइंस चमक रहे हैं। मैं ट्रांसफार्मर के पास जाता हूं और टर्न लेता हूं। कैरियन क्रॉक सीधा मेरी तरफ आता है। उसे कोई डेंजर फील नहीं होता। वो सिर्फ मुझे मारना चाहता है। वो जंप करता है और मैं साइड में हट जाता हूं। वो ट्रांसफार्मर से टकराता है और अलार्म बजने लगता है। स्पार्क्स निकलते हैं, लेकिन उस पर ज्यादा
ज्यादा असर नहीं होता, वो फिर से अटैक करता है। ये इनफ नहीं है, मुझे बड़ा ब्लास्ट चाहिए। पूरा सिस्टम शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। मैं आसपास देखता हूँ और ऑयल ड्रम्स पे नजर पड़ती है जो डीजल से भरे हुए हैं। मेरे दिमाग में प्लान बन जाता है। मैं जानबूझ के स्लो हो जाता हूँ ताकि वो पास आ सके। उसके क्लॉज फिर से मेरे लेग को पकड़ लेते हैं और मैं गिरने का नाटक करता हूँ और रोल होके सीधा ड्रम्स की तरफ जाता हूँ। वो मेरे ऊपर जंप करता है, लेकिन मैं लास्ट मोमेंट पे साइड हो जाता हूँ और वो ड्रम्स से टकरा जाता है। ड्रम्स गिर जाते हैं और डीजल जमीन पर फैल जाता है। हवा में फ्यूल की स्मेल भर जाती है। कैरियन क्रॉक उस डीजल के पूल में खड़ा है और उसके चेस्ट की ग्रीन गोस्ट फायर और ब्राइट हो जाती है, जैसे डेंजर फील कर रहा। वो पीछे हटने लगता है, लेकिन अब देर हो चुकी है। मैं ट्रांसफार्मर की तरफ दौड़ता हूँ और अपने क्लॉज से कंट्रोल पैनल को फाड़ देता हूँ। स्पार्क्स फटने लगते हैं, केबल्स टूट जाते हैं और हाई वोल्टेज करंट हवा में आर्क करने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी डीजल के पूल को टच करते ही तुरंत आग लग जाती है और फ्लेम्स पूरे कैरियन क्रॉक को घेर लेती हैं। लेकिन आग का कोई असर नहीं होता क्योंकि उसका बॉडी ऑलरेडी सड़ा हुआ है। हीट उसके लिए मैटर ही नहीं करती। वो सीधा आग से बाहर निकल के मुझ पर अटैक करता है। तभी ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने लगता है। अंदर से क्रैक और पॉप की आवाज आती है, लेकिन ये अभी भी इनफ नहीं है। मुझे और पावर चाहिए। तभी अचानक मेरे अंदर कुछ जगता है। एक मेटालिक एनर्जी मेरी कोर से उठ के गले तक आती है। मेरा थ्रोट अजीब तरीके से वाइब्रेट करने लगता है और हवा में विजिबल रिपल्स बनने लगते हैं। ये मेरी नई एबिलिटी है, आयन रेजोनेंस रॉर। मैं गहरी सांस लेता हूं और एक जबरदस्त रॉर छोड़ता हूं। ये नॉर्मल टाइगर रॉर नहीं है, ये एक सोनिक अटैक है जिसमें मेटालिक रेजोनेंस मिक्स है। साउंड वेव एक फिजिकल फोर्स बन जाती है जो 1000 ब्लेड्स की तरह कैरियन क्रॉक को काटने लगती है। उसका सड़ा हुआ फ्लैश फटने लगता है, रिब्स टूट जाती हैं और उसका चेस्ट जोर से फट के खुल जाता है, जिससे ग्रीन घोस्ट फायर बाहर आ जाती है। इसी मोमेंट पे ट्रांसफार्मर फाइनल ब्लास्ट देता है। मैं तुरंत मुड़ के भागता हूं और पीछे एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। आग का पिलर आसमान तक जाता है। हाई वोल्टेज करंट और ब्लास्ट मिलके एक डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म बना देते हैं। कैरियन क्रॉक उसमें फंस जाता है और एक आखिरी चीख निकालता है। उसका घोस्ट फायर फाइनली बुझ जाता है और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ब्लास्ट का शॉक वेव मुझे 10 मीटर दूर उछाल देता है और मैं जमीन पे गिरता हूँ। मेरा फर जल चुका होता है, लेकिन मैं जिंदा हूँ। मैं मुश्किल से उठता हूँ और ब्लास्ट के सेंटर की तरफ देखता हूँ। क्रॉक का बॉडी टुकड़ों में बिखरा पड़ा है और ग्रीन फायर गायब है। वहां सिर्फ एक ब्लैक बीस्ट कोर पड़ा है जो नॉर्मल से बड़ा है। मैं उसे उठाता हूं और निगल लेता हूं। तुरंत मेरी पावर और बढ़ जाती है। मेरी वूंड्स हील हो जाती हैं और जला हुआ फर गिर के नया ब्लैक और गोल्ड फर आ जाता है। मेरी बॉडी और स्ट्रांग हो जाती है, मसल्स डेंस और क्लॉज और शार्प। मैं रेकेज के बीच खड़ा होके आसमान की तरफ रॉर करता हूं और आवाज पूरे जू में गूंज जाती है। हर म्यूटेटेड क्रीचर उस प्रेशर को फील करता है। ये एक किंग का अनाउंसमेंट है। अब इस टेरिटरी का सिर्फ एक रूलर है। मैं मेंटेनेंस यार्ड से निकल के जू के अंदर और आगे बढ़ता हूं। अभी और बीस्ट्स को खत्म करना है और कोर्स कलेक्ट करने हैं, लेकिन कुछ ही कदम बाद मैं रुक जाता हूं। आसमान में एक बड़ा शैडो दिखाई देता है। न क्लाउड न बर्ड, बल्कि एक ह्यूज क्रीचर जिसका विंग स्पैन 100 मीटर से ज्यादा लग रहा है। मैं सोचता हूं मैंने अपनी पिछली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या मैंने हिस्ट्री बदल दी है और दुनिया भी बदल गई है? वो शैडो क्लाउड्स में गायब हो जाता है, लेकिन अब क्लियर है कि बाहर की दुनिया बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मैं फिर से जू क्लियर करना स्टार्ट करता हूं। अगले कुछ घंटों में मैं पूरा जू साफ करता हूं। म्यूटेटेड वल्चर्स, म्यूटेटेड बाइसन, एक्वेरियम के म्यूटेटेड शार्क्स सब मेरे शिकार बन जाते हैं। हर बीस्ट को मार के मैं उसका कोर लेता हूं। जब मैं 50th बीस्ट कोर निगलता हूं तो मेरी बॉडी फिर ट्रांसफॉर्म होती है। एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट अंदर होता है। मेरी बोन्स थंडर जैसी आवाज करती हैं। मेरा ब्लैक और गोल्ड फर और चमकने लगता है जैसे मेटल हो, और फोरहेड का बोन क्राउन और बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है जैसे किसी एम्परर का क्राउन। मेरा वेट 800 पाउंड्स हो जाता है। शोल्डर हाइट 2.5 मीटर और लेंथ 4 मीटर से ज्यादा। मैं एक चलती फिरती फोर्ट्रेस लगता हूँ। अब मैं आयरन गोल्ड बीस्ट किंग बन चुका हूँ। मैं फाइनल स्वीप के लिए सेंट्रल प्लाजा की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन रास्ते में एक नई प्रॉब्लम मिलती है। प्लांट्स भी म्यूटेट हो चुके हैं। प्लाजा का पुराना बनियन ट्री 3 गुना बड़ा हो गया है और उसकी ब्रांचेस टेंटिकल्स की तरह हिल रही हैं। ग्रास ब्लड रेड हो गया है और हर ब्लेड नाइफ जैसा शार्प है। रोजेस के पेटल्स दांत जैसे हो गए हैं और वो एक म्यूटेटेड माउस को खा रहे हैं। पूरा जू अब एक मैसिव डेड जोन बन चुका है। मैं म्यूटेटेड प्लांट्स के बीच से केयरफुली गुजरता हूं और अंडरग्राउंड स्टोरेज तक पहुंचता हूं। जेक अभी भी अंदर है। वो मेरे कदमों की आवाज सुन के डोर हल्का सा खोलता है और मुझे देख के बोलता है, तुम हो? वो मुझे देख के समझ जाता है कि मैं और स्ट्रांग हो चुका हूं। मैं सर हिलाता हूं और अपने क्लॉज से जमीन पे लिखता हूं, मैं जा रहा हूं। जेक कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलता है, मुझे समझ आ गया, यहाँ रहना अब सेफ नहीं है, तुम्हें एक बड़ी जगह चाहिए। वो अपनी पॉकेट से एक कीज का सेट निकालता है और कहता है, ये
डायरेक्टर ऑफिस की कीज है। वहाँ एक सिटी का मैप है जिसमें सप्लाई लोकेशंस मार्क्ड है। अगर जरूरत हो तो उसे देख लेना। मैं कीज अपने मुंह में पकड़ता हूँ और उसे एक लास्ट बार देखता हूँ। जेक बोलता है, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। अगर कभी ह्यूमैनिटी वापस आई तो मैं सबको बताऊंगा कि एक टाइगर था जिसने हमें प्रोटेक्ट किया। मैं मुड़ता हूँ और बिना पीछे देखे चला जाता हूँ। मैं डायरेक्टर ऑफिस तक पहुँचता हूँ और डोर अनलॉक करता हूँ। अंदर पूरा सिटी का मैप लगा होता है जिसमें मिलिट्री बेसिस, हॉस्पिटल्स और ग्रेन डिपोज सब मार्क्ड होते हैं। मैं मैप को याद कर लेता हूँ और बाहर निकल आता हूँ। मैं जू के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे चढ़ के बाहर देखता हूँ। जहाँ पहले लोगों की हंसी थी वहाँ अब सिर्फ तबाही है। जो एनिमल्स यहाँ रहते थे वो या तो मर चुके हैं या मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। ये मेरा पहला बैटलफील्ड था रीबर्थ के बाद और अब ये पूरी तरह कॉन्कर हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इन दीवारों के बाहर मुझे फील हो रहा है कि और भी ज्यादा पावरफुल क्रीचर्स दुनिया में जाग चुके हैं, हर एक मुझसे भी ज्यादा डेंजरस। असली हंटिंग ग्राउंड अब बाहर है। मैं गहरी सांस लेता हूं और अपनी एनर्जी को चैनल करता हूं। आयरन रेजोनेंस रोर फिर से निकालता हूं और इस बार पहले से भी ज्यादा पावरफुल। साउंड वेव फिजिकल फोर्स बनके आसपास की सब विंडोज तोड़ देता है और पत्थरों को हवा में उड़ा देता है। ये मेरा डिक्लेरेशन है, मेरा फेयरवेल है। मेरी रोर पूरे जू से निकल के पूरे शहर में फैल जाती है। मैं थोड़ा रनअप लेता हूं और जंप करता हूं। 800 पाउंड का बॉडी आसानी से 5 मीटर की वॉल क्रॉस कर लेता है। मैं रोड पे लैंड करता हूं और एसफॉल्ट में गहरे निशान छोड़ देता हूं। मैं एक बार जू की तरफ देखता हूं जहां कुछ सर्वाइवर्स अभी भी शेल्टर में छुपे हुए हैं। वो मुझे देख के डर और रिस्पेक्ट से भर जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर करता हूं। मैं मुड़ता हूं और शहर की तरफ चल पड़ता हूं। रोड्स पे अबैंडन्ड गाड़ियां पड़ी हैं, बिल्डिंग्स पे म्यूटेटेड वाइन्स चढ़ चुकी हैं, डोर से आवाजें आ रही हैं, कुछ इंसानों की और कुछ मॉन्स्टर्स की। आसमान अभी भी ब्लड रेड है और सूरज कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ वही अजीब लाल रोशनी सब पर छाई हुई है। मैं खाली सड़कों पे चल रहा हूं और हर कदम में पावर फील होती है। तभी आगे एक बिल्डिंग से एक जबरदस्त रॉर आती है जो डोमिनेंस और चैलेंज दोनों दिखाती है, जैसे कोई अपना टेरिटरी क्लेम कर रहा हो। मैं रुकता हूं और हल्का सा स्माइल करता हूं। आजा फिर, देखते हैं इस बर्बाद शहर में कौन है जो मुझे रोक सकता है। मेरी जर्नी अभी बस शुरू हुई है। मैं दीवार के बाहर खड़ा हूँ। दूर टावर्स की तरफ से एक खतरनाक दहाड़ गूंजती है। एक बहुत बड़ा शैडो कम से कम 100 मीटर चौड़ा आसमान के ऊपर से गुजर जाता है। बाहर की दुनिया मेरी याद से कहीं ज्यादा डेंजरस है। ये वही सुबह थी जब मैंने आयरन फ्लावर जू छोड़ा था। लोहे का पिंजरा पहले ही जंग लगकर टूट चुका था। उस जू के हर जानवर की हड्डियां कब का धूल बन चुकी थी। अपोकलिप्स शुरू हुए 3 महीने हो चुके थे। ये शहर अब एक डेड जोन बन गया है। मैं एक बार उस जगह को देखता हूँ जिसे कभी अपना घर कहता था। फिर टूटे हुए ओवरपास पर चढ़कर शहर की तरफ बढ़ता हूँ। सड़कें छोड़ी हुई गाड़ियों से भरी पड़ी हैं। विंडशील्ड्स टूट चुकी हैं। म्यूटेंट बेलें हर गाड़ी को लपेट चुकी हैं। हवा में सड़ी हुई लाशों की बदबू फैली हुई है। सूखी हुई इंसानी लाशें रोड पर बिखरी पड़ी हैं। मेरा शरीर अब 3 मीटर लंबा हो चुका है। धूप में मेरा फर मेटालिक चमक देता है। तभी अचानक सामने से एक गहरी गर्राहट सुनाई देती है। मैं रुक जाता हूँ। मेरे कान खड़े हो जाते हैं। ये किसी केनाइन की आवाज, लेकिन किसी नॉर्मल कुत्ते से बहुत ज्यादा गहरी और खौफनाक। कुछ ही सेकंड्स बाद एक छोड़े हुए मॉल के बड़े से होल से म्यूटेंट स्ट्रे डॉग्स का झुंड बाहर निकलता है। वो मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अपोकलिप्स से पहले के मुकाबले हर एक 3 गुना बड़ा हो चुका है। उनकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही हैं। सबसे आगे एक टिबेटन मैस्टिफ खड़ा है, बिल्कुल सांड जैसा बिल्ट, पूरा शरीर कांटों जैसी ग्रोथ से ढका हुआ है। वो सीधा मुझे घूरता है। उसकी आंखों में लालच चमकती है। उसके लिए मैं सिर्फ एक शिकार हूँ। पूरा पैक धीरे धीरे मेरे पास आने लगता है। मैं पीछे नहीं हटता, बल्कि एक धीमी और स्टेबल गर्राहट निकालता हूँ। मेरे अंदर गोल्ड मेडल एनर्जी जगने लगती है, वो पावर जो मैंने डजन्स क्रिस्टल कोर्स खाने के बाद अवेकन की थी। टिबेटन मैस्टिफ सबसे पहले चार्ज करता है, बिल्कुल रनअवे ट्रक की तरह मेरी तरफ दौड़ता हुआ। मैं साइड स्टेप करता हूँ और मेरे क्लॉज उसके फ्लैंक पर 3 गहरे जख्म चीर देते हैं। बाकी पैक भी एक साथ जंप करता है, नंबर्स का यूज करके मुझे ओवरवेल्म करने की कोशिश में। मैं गहरी सांस लेता हूँ। गोल्ड मेडल रोर एक शॉक वेव की तरह फूट पड़ता है, हवा तक कांप उठती है। सबसे पास वाले म्यूटेंट डॉग्स तुरंत गिर जाते हैं। उनके हर होल से खून बहने लगता है, अंदर के ऑर्गन्स तक फट चुके होते हैं। टिबेटन मैस्टिफ कई मीटर दूर जाकर एक सेडान से टकराता है और उसकी छत अंदर धंस जाती है। बाकी डॉग्स डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन मैं उन्हें मौका नहीं देता। मैं ब्लैक और गोल्ड लाइटनिंग की तरह पूरे पैक पर टूट पड़ता हूँ। जहां भी मेरे क्लॉज लगते हैं वहां फ्लैश और ब्लड उड़ने लगता है। 3 मिनट से भी कम वक्त में फाइट खत्म हो जाती है। मैं लाशों के ढेर के बीच खड़ा मैं क्रिस्टल कोर्स खाना शुरू करता हूँ। ये लो ग्रेड कोर्स अब मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, लेकिन हर थोड़ी पावर भी मैटर करती है। तभी एक चीख सन्नाटे को चीर देती है। वो पास की बस की छत से आती है। मैं ऊपर देखता हूँ। एक मिडिल एज्ड आदमी और लगभग 10 साल की एक लड़की छत पर सिमटे बैठे हैं, पूरी तरह कांप रहे हैं। साफ है कि वो काफी टाइम से यहाँ फंसे हुए हैं। उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं, होंठ सूख कर फट गए हैं। आदमी मुझे देखता है, पहले उसकी आंखों में डर आता है, फिर वो
डेस्परेशन में बदल जाता है। प्लीज हमें हर्ट मत करो, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं कुछ सेकंड्स तक उन्हें देखता हूँ, फिर मुड़कर चलने लगता हूँ। ह्यूमंस मेरे किसी काम के नहीं, मुझे सिर्फ क्रिस्टल कोर्स चाहिए। वेट, मुझे पता है बहुत सारे म्यूटेंट क्रीचर्स कहाँ हैं। सेंट्रल स्टेडियम, वहाँ हजारों सर्वाइवर्स छुपे हुए हैं, लेकिन कोई पावरफुल क्रीचर उनका शिकार कर रहा है। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें एग्जैक्टली वही मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो। मैं रुक जाता हूँ। सेंट्रल स्टेडियम, हजारों सर्वाइवर्स, इतने लोगों की प्रेजेंस म्यूटेंट क्रीचर्स को हर तरफ से अट्रैक्ट करेगी, मतलब क्रिस्टल कोर्स का ह्यूज सप्लाई। मैं एक बार उनकी तरफ देखता हूँ, फिर बस पर जंप करता हूँ और अपने क्लॉज से रूफ को फाड़ देता हूँ। मैं उन्हें नीचे उतरने में हेल्प करता हूँ। मार्कस ग्रेटिट्यूड से भर जाता है, लिली को पकड़कर बार बार मुझे थैंक यू बोलता है। मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ और सिटी सेंटर की तरफ चल पड़ता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि स्काईलाइन के बहुत ऊपर से कोई मुझे देख रहा है। एक गोल्डन ईगल जिसके विंग्स 100 मीटर तक फैलते हैं, धीरे धीरे अपने पंख खोलता है और एक तेज चीख निकालता है जो आसमान को चीर देती है। शिकार मिल गया। सेंट्रल स्टेडियम अभी भी 10 किलोमीटर दूर है। मुझे और क्रिस्टल कोर्स चाहिए स्ट्रॉन्गर होने के लिए, स्पेशली हाई ग्रेड कोर्स। मार्कस और लिली ने बताया था कि म्यूटेंट क्रीचर्स ने सबवे स्टेशंस पर कब्जा कर लिया है, शायद वहां जाना वर्थ हो सकता है। मैं नियरेस्ट सबवे एंट्रेंस ढूंढ लेता हूँ। एस्केलेटर्स बहुत पहले ही बंद हो चुके हैं, सीढ़ियां काली मौस से ढकी हुई हैं। मैं धीरे धीरे नीचे उतरता हूँ। रोशनी कम होने लगती है, हवा ठंडी और गीली हो जाती है। नीचे का स्टेशन पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। मेरी विजन ह्यूमन से कहीं बेहतर है, लेकिन टोटल डार्कनेस में मेरी भी लिमिट्स है। मैं अपनी स्पीड स्लो करता हूँ और हर शैडो को केयरफुली स्कैन करता हूँ। तभी एक हल्की सी खरखर की आवाज हर डायरेक्शन से एक साथ सुनाई देती है। मेरे शरीर का हर बाल खड़ा हो जाता है। मैं इस आवाज को पहचानता हूँ। रैट्स, बहुत बड़ी तादाद में और बहुत फास्ट। अंधेरे में अचानक 100 क्रिम्सन आइज जल उठती हैं, बिल्कुल नरक के सितारों की तरह। म्यूटेंट रैट्स का स्वॉर्म टनल के अंदर से बाहर फ्लड की तरह निकलता है। हर एक बिल्ली जितना बड़ा होता है। उनके दांत और क्लॉज स्टील तक चीर सकते हैं, लेकिन सबसे खौफनाक चीज उनकी डिसिप्लिन है। वो बिना सोचे समझे अटैक नहीं करते। वो अलग अलग स्क्वाड्स में डिवाइड होकर मुझे मल्टीपल डायरेक्शन से फ्लैंक करते हैं। ये नॉर्मल नहीं है। कोई ऑर्डिनरी म्यूटेंट क्रीचर इतनी टैक्टिकल अवेयरनेस नहीं रखता। मैं अपनी बैक वॉल से लगा लेता हूँ ताकि पीछे से अटैक ना हो। स्वॉर्म मुझे घेरे रखता है। हवा उनकी तेज चीखों से भर जाती है, जैसे वो किसी चीज का वेट कर रहे हो। तभी टनल के अंदर से एक मैसिव शैडो धीरे धीरे बाहर आता है। रैट किंग, एक छोटे ट्रक जितना बड़ा। उसका पूरा शरीर ब्लैक स्केल से कवर्ड है। उसकी टेल स्टील विप जितनी मोटी है। उसकी आंखें अजीब इंटेलिजेंट और कैलकुलेटिंग लगती हैं। वो मुझे ठंडी नजरों से देखता है, फिर एक तेज चीख निकालता है और पूरा स्वाम अटैक कर देता है। लेकिन ये कोई सिंपल रश नहीं है। कुछ रैट्स फ्रंट से अटैक का ड्रामा करते हैं ताकि मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो। दूसरे सीलिंग और वॉल्स पर चढ़कर ब्लाइंड स्पॉट से मेरे पास पहुंचने लगते हैं। मैं एक स्वाइप में कई रैट्स को उड़ा देता हूँ, लेकिन उनकी जगह तुरंत और रैट्स आ जाते हैं। उन्हें मौत का कोई डर नहीं है। वेव के बाद वेव मेरी स्टैमिना को धीरे धीरे घिस रही है और पूरे वक्त रैट किंग पीछे ही रहता है। वो खुद फाइट में डायरेक्टली नहीं आता, बस कमांड्स देता रहता है। मुझे समझ आ जाता है कि अगर मैंने इसे पहले खत्म नहीं किया तो ये फाइट एक वॉर ऑफ अट्रिशन बन जाएगी। मैं स्वॉर्म को फोर्स करके आगे बढ़ता हूँ, सीधा रैट किंग की तरफ चार्ज करता हूँ, लेकिन आधे रास्ते में मेरे नीचे का फ्लोर अचानक टूट जाता है। एक ट्रैप। स्वॉर्म ने इस पूरे सेक्शन को अंदर से खोखला कर दिया था, सिर्फ मेरा वेट करते हुए। मैं सीधा पिट में गिरता हूँ। रैट्स तुरंत मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं। वो मेरे फर को काटने और नोचने लगते हैं। उनके दांत मेरी डिफेंस को पियर्स नहीं कर पाते, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मैं मुश्किल से मूव कर पा रहा हूँ। मुझे अलग अप्रोच चाहिए। मैं गहरी सांस लेता हूँ। गोल्ड मेटल एनर्जी मेरे अंदर जागने लगती है। इस बार मैं रोर रिलीज नहीं करता, बल्कि एनर्जी को अपने क्लॉज में कंसंट्रेट करता हूँ। मेरे आसपास खड़ी अबैंडन सबवे कार्स कांपने लगती हैं। मेटल चीखने और मुड़ने लगता है। ये मेरी रिसेंटली अवेकन्ड एबिलिटी है, मेटल मैनिपुलेशन। मैं एक क्लॉ स्वीप करता हूँ और सबवे कार्स के स्टील पैनल्स फटकर बाहर निकल जाते हैं, हवा में डजन्स रेजर शार्प शार्ट्स की तरह घूमते हुए। मैं उन्हें मेटल रेन के तूफान की तरह स्वॉर्म पर बरसा देता हूँ। रैट्स चीखते हुए गिरने लगते हैं। खून पूरे फ्लोर पर फैल जाता है। रैट किंग अब और पीछे नहीं रहता। वो दहाड़ता है और सीधा मेरी तरफ चार्ज करता है। मैं पिट से लीप मारकर बाहर निकलता हूँ। स्टील रेल्स को तोड़कर जैगेड मेटल बैरियर्स बना देता हूँ। वो स्वॉर्म का रास्ता रोक देते हैं। अब सिर्फ मैं और रैट किंग बचे हैं। वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा फास्ट है। उसकी टेल स्टील विप की तरह मेरे सर की तरफ आती है। मैं साइड डॉज करता हूँ और अपने क्लॉज उसके फ्लैंक में घुसा देता हूँ। 3 गहरे जख्म। वो दर्द से पीछे हटता है और उसकी आंखों में पहली बार डर चमकता है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो एक तेज चीख निकालता है, रिमेनिंग स्वॉर्म को फाइनल पुश के लिए बुलाता हुआ। मैं ठंडी हंसी छोड़ता हूँ। मेरे आसपास का हर मेटल शार्ड हवा में उठने लगता है। वो मिलकर एक मैसिव स्टील स्टॉर्म बना देते हैं। मर जाओ। शार्ड्स ग्राइंडर की तरह घूमते हैं। जो भी रैट चार्ज करता है तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाता है। रैट किंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैं लीप करता हूँ। मैं उसे नीचे दबा देता हूँ और अपने क्लॉज उसकी खोपड़ी के अंदर घुसा देता हूँ। फाइट खत्म। मैं रैट किंग का क्रिस्टल कोर कंज्यूम करता हूँ, एक डार्क एट्रीब्यूट क्रिस्टल कोर जो हल्की ईयरी लाइट से पल्स कर रहा है। जैसे ही वो मेरे अंदर मर्ज होता है, मेरी विजन पहले से कहीं ज्यादा शार्प हो जाती है। अब टोटल डार्कनेस में भी मैं सब कुछ परफेक्टली देख सकता हूँ और मेरी मूवमेंट हल्की हो जाती है, जैसे मैं खुद शैडोज में घुल सकता हूँ। ये दोनों एबिलिटीज गेम चेंजर है। मैं स्टेशन से बाहर निकलता हूँ। धूप मेरी आंखों को सिकुड़ने पर मजबूर कर देती है। दूर सिटी सेंटर के टावर्स चमक रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला होता हूँ, आसमान अंधेरा होने लगता है। मैं ऊपर देखता हूँ। क्लाउड्स के अंदर एक मैसिव शैडो सर्कल कर रहा है। उसके विंग्स कम से कम 100 मीटर तक फैले हैं। वो धीरे धीरे घूमता है, फिर क्लाउड्स के अंदर गायब हो जाता है। मैं उस डायरेक्शन को देखता रहता हूँ जहां वो गया। मेरे चेस्ट में एक ठंडी बेचैनी उतरती। वो बिना किसी डाउट के एक टॉप टियर एरियल प्रेडेटर है और लगता है वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन अभी मुझे उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। मुझे और क्रिस्टल कोर्स चाहिए, स्पेशली हाई
हाई ग्रेड वाले, सेंट्रल स्टेडियम। वहीं मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। मैं मेन रोड से सिटी सेंटर की तरफ बढ़ता हूँ। जितना पास पहुंचता हूँ उतनी सड़कें अपनी कहानी बताती हैं। स्पेंट केसिंग्स, सूखा हुआ खून, जली हुई लाशें। ह्यूमंस ने यहाँ बहुत हार्ड फाइट की थी और वो हार गए। जब मैं एक 20 स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग की रूफ पर चढ़ता हूँ तब फाइनली पूरा सीन दिखता है। सेंट्रल स्टेडियम को एक मेकशिफ्ट फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। आउटर पेरीमीटर 3 मीटर ऊंची वॉल से कवर्ड है जो शिपिंग कंटेनर्स और सैंड बैग से बनी है। ऊपर मशीन गन्स और सर्च लाइट्स लगे हैं। डजन्स ह्यूमन सोल्जर्स वॉल्स पर पेट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो चीज मुझे सच में रोक देती है वो उस वॉल के बाहर ज़ॉम्बीज का समुंदर। कम से कम 10,000 ज़ॉम्बीज। उन्होंने स्टेडियम को पूरी तरह से घेर रखा है और बिना रुके वॉल्स पर हमला कर रहे हैं। गन फायर लगातार गूंज रही है, लेकिन इतनी ह्यूज नंबर्स के सामने ह्यूमंस की फायर पावर बेकार लग रही है। वॉल्स के कुछ पार्ट्स ऑलरेडी टूटने लगे हैं और सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि ज़ॉम्बीज रैंडमली मूव नहीं कर रहे हैं। वो प्रॉपर फॉर्मेशंस में डिवाइडेड है। वॉल के डिफरेंट सेक्शंस पर रोटेट करके अटैक्स कर रहे हैं, जैसे जानबूझकर ह्यूमंस का एमो और स्टैमिना ड्रेन कर रहे हो। ये नॉर्मल नहीं है। ज़ॉम्बीज को माइंडलेस होना चाहिए। फिर उनके पास टैक्टिक्स कैसे हैं? मैं और केयरफुली ऑब्जर्व करता हूं और फाइनली ज़ॉम्बी टाइड के पीछे कुछ अनयूजुअल देखता हूं। एक मैसिव फिगर लगभग 5 मीटर लंबा एक ओवरटर्न्ड बस के ऊपर खड़ा है। उसका शरीर ग्रोटेस्कली स्वोलन है। मसल्स स्किन के नीचे बोल्डर्स की तरह उभर रहे हैं। स्किन सिकली ऐश ग्रे है और सबसे टेरिफाइंग बात, वो एक्टिवली असॉल्ट को डायरेक्ट कर रहा है, बड़े स्वीपिंग जेस्चर्स के साथ। मार्कस और लिली ने इस टाइप के म्यूटेंट ज़ॉम्बी का मेंशन किया था। ज़ॉम्बी हायरार्की का एपेक्स, एक टायरेंट, डरावनी स्ट्रेंथ और इनफ इंटेलिजेंस की ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज को बैटल में कमांड कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, टायरेंट के अंदर जो क्रिस्टल कोर होता है वो एक्सेप्शनली हाई ग्रेड होता है। एग्जैक्टली वही जो मुझे अभी सबसे ज्यादा चाहिए। मैं उस पर अपनी नजर जमाता हूँ। मेरी आंखों में भूख चमकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्लियर है। मैं 10,000 ज़ॉम्बीज के बीच उसे कैसे मारूं? सीधा चार्ज करना सुसाइड होगा। चाहे मेरी डिफेंस कितनी भी स्ट्रांग हो, वो मुझे इवेंचुअली वेयर डाउन कर देंगे। मुझे एक प्लान चाहिए। तभी स्टेडियम वॉल का एक सेक्शन जोर से टूट जाता है। 100 ज़ॉम्बीज ब्रीच के थ्रू अंदर घुस पड़ते हैं। सोल्जर्स डेस्परेटली फायर करते हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है। वॉल्स पर चीखें गूंजने लगती हैं। खून जमीन पर फैल जाता है। टायरेंट एक लो कमांडिंग रोर निकालता है ज़ॉम्बी टाइड को और अग्रेसिवली पुश करने के लिए। वो आज ही इस बेस को खत्म करना चाहता है। मैं कुछ सेकंड्स तक सिचुएशन को जज करता हूँ, फिर डिसाइड करता हूँ मैं ह्यूमंस को बचाने नहीं जा रहा। मैं उस क्रिस्टल कोर के लिए जा रहा हूँ। अगर बेस गिर गया तो टायरेंट शायद यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद उसे दोबारा ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा और बैटल का केओस मेरे लिए परफेक्ट कवर है। मैं इसी केओस का यूज करके उसके पास पहुंच सकता हूँ। 1 स्ट्राइक 1 किल। मैं रूफ टॉप से जंप करता हूँ और रोड पर लैंड करता हूँ, धूल का बड़ा क्लाउड उड़ाते हुए। कुछ वॉन्डरिंग ज़ॉम्बीज आवाज सुनकर मेरी तरफ लपकते हैं। मैं ऑलमोस्ट कैजुअली एक स्वाइप करता हूँ। उनके सर हवा में उड़ जाते हैं। मैं सीधा टायरेंट की तरफ चार्ज नहीं करता, बल्कि ज़ॉम्बी टाइड के फ्लैंक से सर्कल करता हूँ। यहाँ डेंसिटी कम है और हर ज़ॉम्बी का अटेंशन स्टेडियम पर लॉग है। किसी को भी मेरा पास आना नोटिस नहीं होता। मैं अपनी प्रेजेंस लो रखता हूँ। न्यूली अवेकन स्टेल्थ यूज करके मैं एक गोस्ट की तरह अबैंडन्ड कार्स और कोलैप्स बिल्डिंग्स के बीच ग्लाइड करता हूँ। जो रेयर ज़ॉम्बी मुझे नोटिस करता है वो तुरंत खत्म हो जाता है। ना कोई आवाज, ना कोई ट्रेस। मैं और पास पहुंच रहा हूँ। 50 मीटर, 30, 20। मैं फाइनल स्प्रिंट के लिए रेडी ही होता हूँ कि टायरेंट अपना सर घुमाता है। उसकी पेल ग्रे आंखें सीधा मुझ पर लॉक हो जाती हैं। उसने मुझे ढूंढ लिया। टायरेंट मुझे घूरते हुए एक बहरा कर देने वाली रूर निकालता है। पास के 100 ज़ॉम्बीज तुरंत मुड़कर मेरी तरफ टाइड की तरह दौड़ पड़ते हैं। मैं एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं करता। मैं चार्ज करता हूँ। मेरा ब्लैक गोल्ड बॉडी ज़ॉम्बी होड के अंदर लाइटनिंग बोल्ट की तरह घुस जाता है। ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज मुझे एक पल के लिए भी स्लो नहीं कर पाते। जहां मेरे क्लॉज जाते हैं वहां लिम्स और हेड्स उड़ने लगते हैं। खून फाउंटेन की तरह छिड़कता है। गोल्ड मेडल एनर्जी मेरे अंदर सर्च करती है। मेरे क्लॉज और फैंग्स को स्टील जितना हार्ड बना देती है। जो भी ज़ॉम्बी मेरा रास्ता रोकता है वहीं चीर दिया जाता है। लेकिन टायरेंट वेट करने वाला नहीं, वो फिर रोर करता है। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब रेजोनेंस होता है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। कुछ ही सेकंड्स में 3 मैसिव म्यूटेंट ज़ॉम्बीज होड से बाहर निकलते हैं। वो मेरे और टायरेंट के बीच खड़े हो जाते हैं। ब्रूट क्लास ज़ॉम्बीज, लगभग 3 मीटर लंबे, ग्रोटेस्क मसल्स के साथ, आर्म स्ट्रीट ट्विन्स जितनी मोटी। उनमें से एक सेडान उठाकर मेरी तरफ वेपन की तरह फेंकता है। मैं साइड स्टेप करता हूँ और कार मेरे पीछे ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन बाकी दो ऑलरेडी दोनों साइड से मुझे फ्लैंक कर चुके होते हैं। उनके मैसिव फिस्ट्स हवा को चीरते हुए मेरे सर की तरफ आते हैं। सीधा क्लैश करना स्मार्ट नहीं। मैं लीप करता हूँ और पास की 5 स्टोरी बिल्डिंग की वॉल पर लैंड करता हूँ। मेरे क्लॉज कंक्रीट में गहरा धस जाते हैं। तीनों ब्रूट क्लास ज़ॉम्बीज गुस्से में हाउल करते हैं और मेरे पीछे क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं। मैं वेट नहीं करता, मैं और ऊपर बढ़ता हूँ। 10 मीटर, 20, 30। जब मैं रूफ टॉप पर पहुंचता हूँ सामने एक और टॉलर बिल्डिंग दिखती है। ये वही टेरेन है जो मुझे चाहिए। मैं रूफ पर स्प्रिंट करता हूँ, फिर अचानक आसमान की तरफ एक्सप्लोड करता हूँ। ये मेरी अवेकेंड एबिलिटीज में से एक है, एरियल पाउंस। गोल्ड मेडल एनर्जी मेरी लेग्स में ब्लास्ट करती है। मेरी एक्सप्लोसिव पावर इनसेन लेवल पर पहुंच जाती है। मैं 30 मीटर का गैप कैनन बॉल की तरह क्रॉस करता हूँ और ऑपोजिट बिल्डिंग की वॉल पर लैंड करता हूँ। ब्रूट क्लास ज़ॉम्बीज इतने स्टूपिड होते हैं कि वही ट्राई करते हैं, लेकिन उनके मैसिव बॉडीज गैप क्रॉस नहीं कर पाते। वो एक एक करके नीचे गिरते हैं और रोड पर चिपक जाते हैं। मैं पीछे देखता हूँ। टायरेंट ज़ॉम्बी टाइड के सेंटर में खड़ा है। उसकी आंखों में गुस्सा चमकता है। उसे समझ आ गया है कि मैं टेरेन यूज करके उसके गार्ड को हटा रहा हूँ। अच्छा है, अब मेरी बारी। मैं रूफ टॉप्स के अक्रॉस स्प्रिंट करता हूँ, बिल्डिंग्स को लॉन्चिंग पैड्स की तरह यूज करते हुए टायरेंट के पास पहुंचता हूँ। जैसे ही मैं इनफ क्लोज होता हूँ मैं 20 मीटर ऊपर से डाइव करता हूँ, दोनों क्लॉज टायरेंट की स्कल की तरफ एम किए हुए। उसके रिफ्लेक्सेस रीजर शार्प है। वो फुल फोर्स के
साथ एक स्टील पिलर मेरी तरफ घुमाता है। स्टील और क्लॉज टकराते हैं, अंधी कर देने वाली स्पार्क्स फूट पड़ती हैं। शॉक वेव मुझे हवा में पीछे उड़ा देती है, लेकिन मैंने उस स्टील पिलर पर 3 गहरे क्लॉ मार्क्स छोड़ दिए होते हैं। मैं मिड एयर फ्लिप करता हूँ और क्लीन लैंड करता हूँ। टायरेंट ट्विस्टेड पिलर को फेंकता है, रोर करता है और सीधा अपना फिस्ट मेरी तरफ मारता है। इस बार मैं डॉज नहीं करता, मैं उसका सामना डायरेक्टली करता हूँ, फिस्ट अगेंस्ट क्लॉ। शॉक वेव चारों तरफ फैल जाती है, हमारे आसपास के ज़ॉम्बीज हवा में उड़ जाते हैं। टायरेंट की स्ट्रेंथ सच में टेरिफाइंग है। इम्पैक्ट से मेरे फ्रंट पॉज सुन हो जाते हैं, लेकिन मेरी डिफेंस होल्ड करती है। उल्टा उसके नकल्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं। फाइट अब एक प्राइमल ब्रॉन में बदल जाती है। टायरेंट अपने साइज का यूज करता है, हर पंच ब्लर की तरह फास्ट और इतना पावरफुल कि कंक्रीट तक क्रेटर हो जाए। मैं स्पीड और एजिलिटी पर रिलाई करता हूँ, उसके अटैक्स के गैप्स में घुसकर स्लैश और बाइट करता हूँ। मेरे क्लॉज उसके शरीर पर खूनी लाइंस बना देते हैं। फाइट 5 मिनट्स तक चलती है। टायरेंट की मूवमेंट्स धीरे धीरे स्लो होने लगती है, उसके वुंड्स बढ़ते जा रहे हैं। मुझे भी कुछ हिट्स लगे हैं, लेकिन मेरी गोल्ड मेडल एनर्जी डिफेंस सब फेटल डैमेज रोक लेती है। रिजल्ट डिसाइड हो चुका है। टायरेंट भी शायद ये समझ लेता है। वो डेस्परेट रोर करता है और ज़ॉम्बीज को हेल्प के लिए बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे चांस नहीं देता। मैं बर्स्ट फॉरवर्ड करता हूँ, उसके फिस्ट के पास से स्लिप करता हूँ और सीधा उसके शोल्डर्स पर लैंड करता हूँ। टायरेंट पागल की तरह झटके देता है मुझे गिराने के लिए, लेकिन मेरे क्लॉज ऑलरेडी उसके फ्लैश में गहरा धस चुके हैं। मैं लॉक हो चुका हूँ। मैं अपना जॉ वाइड खोलता हूँ और उसके थ्रोट में दांत गाड़ देता हूँ। टायरेंट एक फाइनल रोर निकालता है, लेकिन वो जल्द ही गर्गलिंग साउंड में बदल जाता है। खून फाउंटेन की तरह फूट पड़ता है। मेरे क्लॉज उसके चेस्ट को चीर देते हैं और अंदर से क्रिस्टल कोल बाहर निकलता है जो psionic वेव्स रिलीज कर रहा होता है। टायरेंट का एनॉर्मस बॉडी धरती पर क्रैश करता है और धूल का बड़ा क्लाउड उठता है। उसके आसपास के ज़ॉम्बीज अपना कमांडर खो देते हैं। केओस शुरू हो जाता है। कुछ अब भी स्टेडियम की तरफ पुश करते हैं, दूसरे एमलेसली घूमने लगते हैं। मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ। मैं क्रिस्टल कोर को अपने जॉज में पकड़ता हूँ और कॉप्सेस के माउंट के टॉप पर लीप करता हूँ। ये एक psionic क्रिस्टल कोर है, पहले कंज्यूम किए हुए किसी भी कोर से ज्यादा पावरफुल। जैसे ही वो मेरे अंदर मर्ज होता है, जलती हुई एनर्जी मेरे पूरे शरीर में दौड़ जाती है। मेरी हड्डियां क्रैक और ग्रोन करती हैं। मेरा फ्रेम रैपिडली बड़ा होने लगता है। 3 मीटर, 4, 5। मैं हर सेकंड के साथ बड़ा होता जाता हूँ। मेरा ब्लैक गोल्ड फर और थिक हो जाता है। मेरे क्लॉज आधा मीटर तक एक्सटेंड हो जाते हैं। उनमें कोल्ड डेडली शाइन चमकती है। मेरी psionic पावर भी सर्च करती है। मैं आसपास के क्रीचर्स की इमोशनल स्टेट्स को फेंटली सेंस कर सकता हूँ। तभी हवा को चीरने वाली एक शार्प साउंड गूंजती है। मैं तुरंत साइडवेज जंप करता हूँ। एक रॉकेट मेरे बॉडी को ग्रेस करता हुआ पीछे ब्लास्ट हो जाता है। मैं स्टेडियम वॉल की तरफ देखता हूँ। एक यूनिफॉर्म्ड कमांडर बिनोकुलर से मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। उसकी आंखों में डर भी है और किलिंग इंटेंट भी। वॉल से और 3 रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, सीधा मेरी तरफ एम किए हुए। ह्यूमंस मुझे मारना चाहते हैं। 3 रॉकेट्स आग की ट्रेल छोड़ते हुए मेरी तरफ बढ़ते हैं। मैंने अभी टायरेंट का क्रिस्टल कोर कंज्यूम किया है। मेरे अंदर की एनर्जी अभी भी वायलेंटली चर्न कर रही है। मेरा बॉडी अपने एब्सोल्यूट पीक पर है। मैं हिलता भी नहीं। मैं गहरी सांस लेता हूँ। गोल्ड मेडल एनर्जी मेरे चेस्ट में गैदर होती है और फट पड़ती है। गोल्ड मेडल रोर एक टेरिफाइंग शॉक वेव की तरह बाहर निकलता है। हवा खुद विजिबली रिपल करने लगती है। तीनों रॉकेट्स शॉक वेव से अपना पाथ लूज कर देते हैं और मिड एयर एक्सप्लोड हो जाते हैं। ब्लास्ट पूरे ब्लॉक को रोशन कर देता है। जब स्मोक क्लियर होता है, मैं कॉप्सेस के माउंट पर बिल्कुल अनहार्म्ड खड़ा होता हूँ, स्टेडियम की तरफ ठंडी नजरों से घूरते हुए। वॉल पर खड़े सोल्जर्स डर के मारे पीछे हट जाते हैं। कुछ तो सीधा जमीन पर गिर पड़ते हैं। कमांडर होल्ड का चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ उठाता है जैसे दोबारा फायर का ऑर्डर देने वाला। मैं एक धीमी और जानबूझकर ग्राउल निकालता हूँ, एक वार्निंग। उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है, धीरे धीरे नीचे आ जाता है। उसे समझ आ गया है कि अगर मैंने रिटेलिएट करने का डिसाइड कर लिया तो ये बेस 10 मिनट भी सर्वाइव नहीं करेगा। मैं मुड़ जाता हूँ, पीछे देखने की भी जरूरत नहीं समझता। पैथेटिक। मैंने अभी टायरेंट को मारा, ज़ॉम्बी टाइड की कमांड स्ट्रक्चर को खत्म किया, प्रैक्टिकली उनकी जान बचाई, और उनका पहला रिएक्शन क्या था? डर। फिर मुझे खत्म करने की कोशिश। जब मैं अभी रिकवरी कर रहा था। ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं, जो चीज उनके कंट्रोल में नहीं होती उससे वो डरते हैं, चाहे वही फोर्स उनकी हेल्प ही क्यों ना करे। मुझे अपोकलिप्स से पहले के दिन याद आते हैं। जू का आयरन केज। ह्यूमंस मुझे लोहे की सलाखों के पीछे रखते थे, चाबुक से तोड़ते थे, विजिटर्स के सामने परफॉर्म करवाते थे, कहते थे ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए, एजुकेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस के लिए। लेकिन सच बहुत सिंपल। उन्हें एक वाइल्ड क्रीचर चाहिए था जिसका वाइल्डनेस ऑलरेडी काट दिया गया, कुछ डेंजरस जो सेफ डिस्टेंस से देखा जा सके। टायरेंट की कमांड के बिना ज़ॉम्बी होड केओस में गिर जाता है। अब कोई कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट नहीं, बस एमलेस वॉन्डरिंग। स्टेडियम के डिफेंडर्स चांस का फायदा उठाते हैं और वॉल के पास वाले ज़ॉम्बीज पर कॉन्सेंट्रेटेड फायर खोल देते हैं। गन फायर लगातार गूंजती है। होड धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है। मैं सब देखता हूँ, मेरे अंदर कुछ भी फील नहीं होता। ह्यूमन लाइव्स मेरी कंसर्न नहीं है। मुझे क्रिस्टल कोर्स चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है। इस अपोकलिप्स में सिर्फ एक चीज पर भरोसा किया जा सकता है, अपनी खुद की पावर पर। मैं सिटी एज की तरफ पहला कदम बढ़ाता हूँ। मेरे पीछे ह्यूमंस चीयर कर रहे हैं। वो ज़ॉम्बी टाइड टूटने का सेलिब्रेशन मना रहे हैं, बेस बचने का सेलिब्रेशन। लेकिन उनमें से एक भी याद नहीं रखेगा कि टायरेंट को किसने मारा था, या शायद रखेंगे और मुझे अगला थ्रेट समझेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे उनकी ग्रेटिट्यूड नहीं चाहिए, मुझे उनका अप्रूवल नहीं चाहिए। आज के बाद मैं अकेला चलूं। मैं किसी साइड का नहीं हूँ, मैं किसी को आंसर नहीं करता। मैं सिर्फ अपने लिए फाइट करता हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस सिर्फ स्ट्रॉन्गर होने के लिए। सिटी सेंटर छोड़ने के बाद मैं हाईवे फॉलो करता हूँ जो सिटी आउटस्कर्ट्स की तरफ जाता है। बिल्डिंग्स कम होने लगती हैं, ग्रीन स्पेस ज्यादा। पार्क्स और मीडियंस अब बिल्कुल वैसे नहीं लगते जैसे अपोकलिप्स से पहले हुआ करते थे। म्यूटेंट प्लांट्स ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। रोड्स पूरी तरह निगल ली गई। पाइथन्स जितनी मोटी वाइन्स स्ट्रीट लाइट्स और बिल्डिंग फसाड्स के अराउंड लिपटी हुई हैं। ट्रीज 20 मीटर तक बढ़ चुके हैं, उनकी कैनपीज आसमान तक को ढक रही हैं। हवा में एक अजीब मीठी सी स्मेल है जो मेरे अंदर कुछ प्राइमल ट्रिगर करती है, एक गहरी बेचैन। मैं रुक
रुकता हूँ और एरिया स्कैन करता हूँ। थोड़ा आगे वेजिटेशन का एक पैच अनयूजुअली डेंस है, उसके अराउंड सॉफ्ट पिंक मिस्ट फैली हुई है जो सनलाइट को अजीब और ब्यूटीफुल तरीके से रिफ्रैक्ट करती है और क्लियरली डेंजरस भी लगती है। मैं रोड साइन देखता हूँ, सिटी बोटानिकल गार्डन। अपोकलिप्स से पहले ये रेयर प्लांट्स का एक मैसिव एग्जीबिशन ग्राउंड था। अब रेडिएशन और म्यूटेशन ने इसे एक फॉरबिडन जोन बना दिया है। मैं कुछ पल रुकता हूँ, मेरी बॉडी में क्रिस्टल कोर एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। मुझे नए प्रे चाहिए और ये गार्डन ऑलमोस्ट सर्टेनली पावरफुल म्यूटेंट क्रीचर्स से भरा हुआ है। मैं उसके अराउंड जाने ही वाला होता हूँ कि आसमान से एक पियर्सिंग क्राई गूंजती है। मैं तुरंत ऊपर देखता हूँ, वही मैसिव शैडो दोबारा क्लाउड्स के अंदर दिखाई देता है और इस बार वो जाता नहीं, वो धीरे धीरे सर्कल करता है जैसे वेट कर रहा। गोल्डन ईगल, स्काई का अनडिस्प्यूटेड रूलर, 100 मीटर विंग स्पैन वाला मॉन्स्टर, वो मुझे पूरे वक्त ट्रैक करता रहा है। मैं उसे देखता हूँ, वो मुझे देखता है। हमारे बीच की हवा तक टाइट हो जाती है, लेकिन गोल्डन ईगल अटैक नहीं करता, बल्कि एक लंबी चिलिंग क्राई निकालता है, फिर और ऊपर क्लाउड्स में चला जाता है और गायब हो जाता है। वो सही मोमेंट का वेट कर रहा है जब मैं वीक हो जाऊं, जब मेरा गार्ड डाउन। मैं अपनी नजर बोटानिकल गार्डन की तरफ वापस करता हूँ। पिंक मिस्ट हवा में हिल रही है, ऑलमोस्ट इन्विटेशन की तरह। जब गोल्डन ईगल से फाइट अवॉइड नहीं कर सकता तो उससे पहले स्ट्रॉन्गर बनना बेटर। अंदर कुछ ना कुछ यूजफुल जरूर होगा। मैं मिस्ट के अंदर कदम रखता हूँ। पिंक हेज मुझे सॉफ्ट वेल की तरह कवर कर लेती है, वो मेरी नोज और माउथ के अंदर सीप करती है। तुरंत डिजनेस की वेव हिट करती है, मेरी लिम्स में हल्का नंबनेस फैल जाता है। पॉइजन। मैं गोल्ड मेटल एनर्जी को फोर्सफुली एक्टिवेट करता हूँ टॉक्सिन से फाइट करने के लिए। मेटालिक एनर्जी मेरे ब्लड स्ट्रीम में दौड़ती है, वो पॉइजन का कुछ हिस्सा फ्लश आउट कर देती है, लेकिन इनफ नहीं। ये न्यूरोटॉक्सिन अनयूजुअल है, जैसे स्पेसिफिकली एनिमल नर्वस सिस्टम्स को टारगेट करने के लिए इंजीनियर किया गया हो। मैं अपनी स्पीड स्लो करता हूँ और केयरफुली स्कैन करता हूँ। बोटानिकल गार्डन पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जो पहले नीटली ट्रिम्ड फ्लावर बेड्स हुआ करते थे, अब सैवेज अनटेम्ड जंगल बन चुका है। वाइन्स जमीन पर स्नेक्स के झुंड की तरह रेंग रही हैं। कुछ ट्री ट्रंक्स पर आई लाइक ऑर्गन्स उगाए हैं, जो धीरे धीरे रोटेट करके मेरी हर मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं। और सबसे स्ट्रेंज बात ये कि यहाँ का हर प्लांट अननेचुरल कलर्स में चमक रहा है। ब्लड रेड लीव्स, पर्पल ब्लैक फ्लावर्स, मशरूम्स जो ईयरी लाइट से ग्लो कर रहे हैं। वो मिस्ट में धीरे धीरे स्वे करते हैं, जैसे सांस ले रहे हैं। बिना वार्निंग के मेरे पैर के नीचे से एक वाइन शूट करती, वो मेरी हाइंड लेग के अराउंड लपेट जाती। मैं नीचे देखता हूँ, वाइन एक आम जितनी मोटी है और उस पर बैकवर्ड फेसिंग बार्ब्स लगे हुए हैं। वो और टाइट होने लगती। मैं एक स्वाइप में उसे काट देता हूँ, लेकिन सेवर्ड एंड से ग्रीन फ्लूइड स्प्रे होता है जो मेरे फर पर गिरते ही हिस और सिजल करने लगता है। ये प्लांट सिर्फ पॉइजनस नहीं, ये कास्टिक भी है। मैं फ्लूइड को झटकता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, लेकिन हर डायरेक्शन से और वाइन्स मेरी तरफ सर्च करने लगती हैं, जैसे पूरा गार्डन जिंदा हो और मुझे यही ट्रैप करना चाहता हूँ। मैं बिना रुके स्लैश और कट करता रहता हूँ, लेकिन वाइन्स बहुत ज्यादा है और जो कट होती हैं वो कुछ ही सेकंड्स में रीग्रो हो जाती हैं। मुझे समझ आ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म नहीं, इस चीज के पास कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। तभी आगे के मिस्ट वायलेंटली चर्न होने लगती है। उसके अंदर से कोलोसल शैडो उठता है, एक म्यूटेंट वीनस फ्लाई ट्रैप, 10 मीटर टॉल। उसके पेटल्स एक मैसिव माउथ की तरह खुलते हैं, अंदर रेजर शार्प स्पाइन से भरे हुए। उससे सड़ी हुई लाशों की बदबू आ रही है। उसका स्टॉक ट्री ट्रंक जितना मोटा है और उसके अराउंड डजन्स प्राइमरी वाइन्स कॉइल हो रही हैं। हर वाइन बैरल जितनी मोटी है। वीनस ओवरलॉर्ड, इस पूरे गार्डन का रूलर, वो एक शार्प पियर्सिंग श्रीक निकालता है और उसी पल पूरे गार्डन की सारी वाइन्स एक साथ मेरी तरफ लॉन्च हो जाती। डजन्स वाइन्स एक ही वक्त पर मुझे लपेट लेती हैं। मेरे लिम्स, मेरा टॉर्सो, मेरी नेक, मेरा पूरा बॉडी लॉक हो जाता है। वाइन्स के बाब्स मेरे फर को पियर्स करते हैं। वो फेटल वुंड्स नहीं दे पाते, लेकिन वेनम मेरे अंदर सीप करना शुरू कर देता है। मेरा दिमाग धुंधला होने लगता है, मेरी स्ट्रेंथ रैपिडली ड्रेन हो रही है। नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता। मैं अपना जॉब खींच लेता हूँ। गोल्ड मेटल एनर्जी की हर लास्ट ड्रॉप को अपने क्लॉज में पोर करता हूँ। मेरे ब्लैक गोल्ड क्लॉज ग्लो करने लगते हैं, उनसे शार्प मेटालिक ऑरा रेडिएट होती है। ब्रेक! मैं अपनी पूरी पावर के साथ एक्सप्लोड करता हूँ। मेरे क्लॉज मेरे अराउंड लिपटी हर वाइन को हवा की तरह चीर देते हैं। वीनस ओवरलॉर्ड गुस्से में चीखता है और वाइन जमीन से फूट पड़ती हैं, मुझे दोबारा बाइंड करने की कोशिश में, लेकिन मैं उसका कोर बॉडी लोकेट कर चुका हूँ। मैं वाइन्स के गैप्स के थ्रू वीव करता हूँ, ज्यादा अटैक्स डॉज करते हुए। मैं सीधा वीनस ओवरलॉर्ड पर लॉन्च करता हूँ और अपने क्लॉज उसके स्टॉक में गहरा घुसा देता हूँ, एक लंबा गैश खोलते हुए, लेकिन किलिंग ब्लो नहीं आता। वुंड से ग्रीन फ्लूइड बाहर निकलता है, लेकिन वीनस ओवरलॉर्ड बैरली रिएक्ट करता है, जैसे उससे सिर्फ मस्कीटो बाइट फील हुई हो। उसके पेटल्स स्नैप होके बंद होने लगते हैं। मुझे पूरा निगलने के लिए मैं पीछे रील करता हूँ, लेकिन एक वाइन मेरी वेस्ट को पकड़ लेती है और मुझे उस मैसिव माउथ की तरफ खींचने लगती है। डैम इट! फिजिकल अटैक्स प्लांट टाइप म्यूटेंट्स के अगेंस्ट ऑलमोस्ट यूजलेस हैं। उनके पास वाइटल पॉइंट्स नहीं होते, न सर्कुलेटरी सिस्टम। जब तक उनका रूट सिस्टम सर्वाइव करता है, वो रीजनरेट होते रहते हैं। और मेरी गोल्ड मेटल एनर्जी चाहे कितनी शार्प हो, ये इतनी मॉन्स्ट्रस वाइटैलिटी के अगेंस्ट बस नाइफ से ट्री को काटने जैसा है, ऑलमोस्ट पॉइंटलेस। मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ से फाइट करता हूँ। मेरे क्लॉज वाइन्स पर काउंटलेस गैशेस छोड़ते हैं, लेकिन वो मेरी कटिंग स्पीड से भी फास्ट हील हो जाती हैं। वेनम मेरे अंदर बिल्ड होता जा रहा है, मेरी मूवमेंट स्लगिश होने लगती हैं। मैं इस फाइट को और लंबा नहीं खींच सकता। मैं गहरी सांस लेता हूँ, इस बार कुछ भी होल्ड बैक नहीं करता। गोल्ड मेटल एनर्जी मेरे अंदर वॉल्केनो की तरह फट पड़ती है, मेरे हर पोर से आउटवर्ड ब्लास्ट होती हुई। मेरा पूरा बॉडी मेटालिक शीन से कवर हो जाता है। मेरे क्लॉज पूरे 1 मीटर तक एक्सटेंड हो जाते हैं, ब्लाइंडिंग रेजर कोल्ड लाइट रेडिएट करते हुए। गोल्ड मेटल रोर और गोल्डन मेटालिक एनर्जी फ्यूज होके एक विजिबल शॉक वेव बन जाते हैं, जो बाहर की तरफ टीयर करती है। मेरे अराउंड लिपटी हर वाइन फ्रैगमेंट्स में एक्सप्लोड हो जाती है। वीनस ओवरलॉर्ड के हाफ पेटल्स तक श्रेड हो जाते हैं। मैं ओपनिंग का फायदा उठाकर फ्री हो जाता हूँ, डजन्स मीटर्स पीछे लीप करता हूँ। अब मैं वीनस ओवरलॉर्ड के रीच से बाहर हूँ। वो एक हॉरिबल श्रीक निकालता है, लेकिन मेरा पीछा नहीं कर सकता। बस
बस मुझे एस्केप करते हुए देख सकता है। सराउंडिंग माइंस अब भी मेरी तरफ लंच करती हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी उनकी रेंज से बाहर निकल चुका हूँ। मैं भागता हूँ। बोटानिकल गार्डन पूरी तरह क्रॉस करने तक नहीं रुकता। पिंक मिस्ट धीरे धीरे फेड होने लगती है। मैं एक ओपन क्लियरिंग में कोलैप्स करता हूँ, जोर जोर से सांस लेते हुए। वेनम अब भी मेरे अंदर हैवक मचा रहा है, लेकिन गोल्ड मेटल एनर्जी धीरे धीरे उसे पर्च कर रही है। इस फाइट ने एक बात ब्रूटली क्लियर कर दी। प्योर फिजिकल अटैक्स का प्लांट टाइप एनिमीज के अगेंस्ट एक मैसिव ब्लाइंड स्पॉट है, स्पेशली उनके अगेंस्ट जिनमें एक्सट्रीम वाइटैलिटी और रीजनरेशन हो। मुझे कुछ और इफेक्टिव चाहिए। प्लांट्स एक चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं, फायर। अगर मुझे एक फायर एट्रीब्यूट क्रिस्टल कोर मिल जाए और फ्लेम एबिलिटीज अवेकन हो जाए तो ये फाइट सेकंड्स में खत्म हो जाती। मैं डिस्टेंस में इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट की तरफ देखता हूँ। वहाँ एक बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। अपोकलिप्स के बाद से वो लगातार जल रहा है। फ्लेम्स कभी बुझी ही नहीं। अगर कहीं फायर एट्रीब्यूट म्यूटेंट क्रीचर्स होंगे तो वही होंगे। मैं खुद को फोर्सफुली खड़ा करता हूँ और रिफाइनरी की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे पता नहीं चलता कि क्लाउड्स के बहुत ऊपर एक मैसिव शैडो दोबारा अपीयर हो चुका है। गोल्डन ईगल वेट कर रहा था मेरे वीकेस्ट मोमेंट का, और अब वो मोमेंट आ गया है। रिफाइनरी बोटानिकल गार्डन से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मैं अपने बैटर्ड बॉडी को घसीटते हुए 2 घंटे में वहां पहुंचता हूँ। वेनम मोस्टली गोल्ड मेटल एनर्जी ने पर्च कर दिया है, लेकिन वीकनेस अब भी बाकी है। दूर से ही रिफाइनरी का ग्लो दिखने लगता है। मैसिव स्टोरेज टैंक्स अनडाइंग फ्लेम्स में जल रहे हैं। ब्लैक स्मोक सीधा आसमान में उठ रहा है। हवा पेट्रोलियम और स्कॉचिंग हीट से भरी हुई है। जितना पास आता हूँ टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ता है। ग्राउंड तक सियरिंग हॉट लग रहा है। हीट हेज की वजह से हर सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मेरे पास चॉइस नहीं। फायर एट्रीब्यूट क्रिस्टल कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफाइनरी के गेट्स कब के मेल्ट हो चुके हैं। मैं सीधा अंदर चला जाता हूँ। अंदर का सीन बिल्कुल नरक जैसा है। हर तरफ फ्लेम्स, स्टील स्ट्रक्चर्स हीट से ट्विस्ट और वॉर्प हो चुके हैं। ग्लोइंग लिक्विड जमीन पर बह रहा है। जैसे ही मैं र्यून्स के थ्रू आगे बढ़ता हूँ एक डेंजर सेंसेशन मुझे हिट करती है। मैं तुरंत साइडवेज जंप करता हूँ। मेरे जहाँ खड़ा था वहां से लावा का जेट फूट पड़ता है और जमीन में डीप क्रेटर जला देता है। मैं ऊपर देखता हूँ। एक मैसिव क्रीचर स्टोरेज टैंक के बेस से चिपका हुआ मुझे कोल्ड प्रेडेटोरी साइलेंस से देख रहा है। मैग्मा लिजर्ड 10 मीटर से भी लंबा। उसका पूरा बॉडी रॉक चंक्स जैसी स्केल से प्लेटेड है। हर स्केल के क्रैक्स के बीच से लावा सीप कर रहा है। उसकी आंखें 2 ओपन फ्लेम्स की तरह जल रही हैं, स्कॉचिंग हीट रेडिएट करते हुए। ये इन्फर्नो उसके लिए पैराडाइज है और मेरे लिए हेल। मैग्मा लिजर्ड अपना जॉ खोलता है और सीधा मेरी तरफ फ्लेम्स का कॉलम फायर करता है। मैं एक स्टील पिलर के पीछे डाइव करता हूँ। फ्लेम्स पिलर को ग्लोइंग रेड बना देती है। हीट मेटल के थ्रू ब्लीड होती है और मेरे फर के पैचेस को सिंच कर देती है। ये एनवायरनमेंट पूरी तरह मेरे अगेंस्ट है। सिर्फ हीट ही मेरी स्टैमिना ड्रेन कर रही है, जबकि मैग्मा लिजर्ड इसमें थ्राइव कर रहा है। अगर मैं हेड टू हेड गया तो मैं हार जाऊंगा, नो क्वेश्चन। मुझे उसकी वीकनेस ढूंढनी होगी। मैं एरिया स्कैन करता हूँ। थोड़ा दूर एक लार्ज वाटर टावर खड़ा है, बाहर से रस्टेड लेकिन शायद अब भी अंदर वाटर हो। अगर मैं स्टीम यूज करके उसके सेंसेस डिस्ट्रप्ट कर दूं तो ओपनिंग मिल सकती है। मैं वाटर टावर के बेस तक पहुंचता हूँ। मैग्मा लिजर्ड तुरंत मेरा पीछा करता है। वो फास्ट नहीं है, लेकिन उसका हर स्टेप ग्राउंड पर बर्निंग फुटप्रिंट्स छोड़ता है। मैं टावर के बेस तक पहुंचता हूँ और अपने क्लॉस टावर वॉल में पूरा जोर से घुसा देता हूँ। मैं एक मैसिव गैस टेयर करता हूँ। वाटर वाटरफॉल की तरह बाहर फूटता है और स्कॉचिंग ग्राउंड पर गिरते ही बिलोइंग व्हाइट स्टीम में एक्सप्लोर हो जाता है। मैग्मा लिजर्ड गुस्से में रोर करता है जब उसकी साइट हेज में खो जाती है। वो हर डायरेक्शन में फायर ब्लास्ट करता है स्टीम को बर्न अवे करने के लिए, लेकिन स्टीम बहुत ज्यादा है। विजिबिलिटी और भी ड्रॉप हो जाती है। ये मेरी ओपनिंग है। मैं स्टेल्थ एक्टिवेट करता हूँ और बिना आवाज के स्टीम के अंदर मूव करता हूँ। मैग्मा लिजर्ड पावरफुल है, लेकिन वो प्रे को ट्रैक करने के लिए साइट और हीट सेंसिंग पर रिलाई करता है। स्टीम दोनों को डिस्टर्ब कर रही है। मैं उसके फ्लैंक की तरफ सर्कल करता हूँ, फिर लीप करता हूँ, मेरे क्लॉज सीधा उसकी आई की तरफ जाते हुए। लेकिन मैग्मा लिजर्ड शॉकिंग स्पीड से रिएक्ट करता है। वो अपना हेड बस इतना ट्विस्ट करता है कि किलिंग ब्लो डॉज हो जाए, लेकिन मेरे क्लॉज उसकी आईलिड पर 3 गहरे वोन्स कॉव कर देते हैं। वो दर्द में चीखता है। उसकी टेल स्टील व्हिप की तरह स्विंग करती है। मैं हवा में हूँ, डॉज करने की जगह नहीं, हिट डायरेक्ट लगता है। मेरा पूरा बॉडी 10 मीटर से ज्यादा दूर लॉन्च हो जाता है। मैं वॉल से टकराता हूँ। रिब्स में सियरिंग पेन फैल जाती है। मैं खून खांस देता हूँ। रिकवर करने का टाइम नहीं। मैग्मा लिजर्ड ऑलरेडी मेरी पोजीशन लॉक कर चुका है और लावा स्ट्रीम लॉन्च करता है। मैं पेन की थ्रू फोर्स करता हूँ। लावा नीचे गिरता है और लास्ट इंस्टेंट पर मैं रोल करता हूँ। लावा मेरी बॉडी को ग्रेज करता हुआ निकल जाता है और मेरी बैक से फ्लैश का एक पैच जला देता है। मैं ये गेम और नहीं खेल सकता। मुझे अभी इसे खत्म करना होगा। मैं गहरी सांस लेता हूँ। मेरे बॉडी की हर ड्रॉप गोल्ड मेटल एनर्जी मेरे लिम्स में फ्लड हो जाती है। स्टीम के अंदर ब्लैक गोल्ड लाइट फ्लिकर करती है। मैं लाइटनिंग बोल्ट की तरह मैग्मा लिजर्ड पर चार्ज करता हूँ। वो फिर फायर करता है, लेकिन इस बार मैं डॉज नहीं करता। मैं सीधा फ्लेम्स के थ्रू घुस जाता हूँ। गोल्ड मेटल एनर्जी मेरी स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। वो हीट को कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर सकती, लेकिन मुझे कुछ प्रेशियस सेकंड्स दे देती है। मैं उसकी बैक पर लीप करता हूँ और अपने क्लॉज उसकी नेक में गहरा घुसा देता हूँ। मैग्मा लिजर्ड वायलेंटली थ्रैश करता है। वो मुझे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसकी नेक को जॉज से क्लैम्प कर लेता हूँ और क्लॉज को और गहरा ड्राइव करता रहता हूँ। उसके वूंड से लावा जेट्स निकलते हैं। वो मेरे फेस को जला देते हैं, लेकिन मैं छोड़ता नहीं। मेरे क्लॉज फाइनली किसी हार्ड चीज को टच करते हैं, क्रिस्टल कोर। मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ सर्च करता हूँ और क्लॉज को और अंदर फोर्स करता हूँ। मैं फायर एट्रीब्यूट क्रिस्टल कोर को पकड़कर बाहर खींच लेता हूँ। मैग्मा लिजर्ड एक फाइनल हॉरिबल श्रीक निकालता है और जमीन पर क्रैश कर जाता है। उसका बॉडी कूल होने लगता है। लावा ब्लैक रॉक में सॉलिडिफाई हो जाता है। उसकी लाइफ फोर्स रैपिडली फेड हो जाती है। मैं उसकी बैक से जंप करके नीचे उतरता हूँ। मेरे ग्रास्प में क्रिस्टल कोर डीप रेड लाइट से ब्लेज कर रहा है। सबसे
इंटेंसली हॉट कोर जो मैंने कभी होल्ड किया है, जैसे एक मिनीचर सन को पकड़ रखा हो। मैं बिना हेजिटेट किए उसे निगल लेता हूँ। स्कॉर्चिंग एनर्जी तुरंत मेरे अंदर डेटोनेट करती है, मेरी वेन्स में फ्लोइंग लावा की तरह दौड़ती हुई। मेरे मुंह से एग्नी की रोर निकलती है, मेरा पूरा फर इग्नाइट हो जाता है। लेकिन ये डैमेज नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरे ब्लैक गोल्ड फर के अक्रॉस रेड हॉट वेन्स इमर्ज होने लगती हैं, बिल्कुल फ्लोइंग लावा चैनल्स की तरह। वो मेरे हार्ट से लिम्स तक स्प्रेड होती हैं, फिर मेरे पूरे बॉडी पर। मेरे अंदर एक कंप्लीटली नई पावर राइज करती है, फायर की पावर। मैं अपना जॉ खोलता हूँ और फ्लेम्स की स्ट्रीम बाहर शूट होती है। आगे के रुइंस इंस्टेंटली इग्नाइट हो जाते हैं। मैं अपने क्लॉज स्विंग करता हूँ, हर क्लॉ पर रेड फायर ब्लेज करती है। ये है ब्लेजिंग मेटल फॉर्म, फायर और मेटल का परफेक्ट फ्यूजन। अब मुझे वाइन्स या वेनम से डर नहीं। मैं बोटैनिकल गार्डन वापस जाऊंगा और वीनस ओवरलॉर्ड को राख बना दूंगा। मैं रिफाइनरी छोड़ने के लिए मुड़ता हूँ, लेकिन उसी मोमेंट आसमान को चीरने वाली एक क्राई गूंजती है। मैं तुरंत ऊपर देखता हूँ, मैसिव शैडो फाइनली हाइडिंग छोड़ देता है। वो सीधा क्लाउड से नीचे गिरता है। गोल्डन ईगल 100 मीटर विंग स्पैन वाला मॉन्स्टर मीटियोर की तरह नीचे आ रहा है और उसका टारगेट मैं हूँ। उसकी स्पीड ब्रेथ टेकिंग है, एक ब्लिंक में वो ग्राउंड लेवल के पास पहुंच जाता है। उसके टैलेंट्स कोल्ड लाइट से चमक रहे हैं, इतने शार्प की टैंक आर्मर तक श्रेड कर दें। मैं अभी एक ब्रूटल फाइट से निकला हूँ, मेरी स्ट्रेंथ रिकवर नहीं हुई और अब स्काई का रूलर मुझे वीक स्टेट में किलिंग ब्लो देने आ गया है। मूव करने का टाइम ही नहीं। गोल्डन ईगल के टैलेंट्स मेरी विजन को फिल कर देते हैं। मैं इंस्टिंक्टिवली साइडवेज थ्रो करता हूँ खुद को, लेकिन आधा सेकंड स्लो हो जाता हूँ। उसके क्लॉज मेरी बैक को चीर देते हैं। 3 वुंड्स इतने गहरे की हड्डियां तक दिखने लगती हैं, शोल्डर से हिप तक। एगनी मेरी थ्रोट से स्क्रीम निकाल देती है, खून फाउंटेन की तरह बाहर निकलता हुआ, रिफाइनरी के रुइंस पर बारिश की तरह गिरता हुआ। एक स्ट्राइक, क्लीन हिट। गोल्डन ईगल अपने विंग्स बीट करता है और तुरंत ऊपर पुल अप कर लेता है। वो अटैक कंटिन्यू नहीं करता, बस 100 मीटर ऊपर सर्कल करता रहता है। उसकी गोल्डन आईज मुझे कोल्ड इंडिफरेंस के साथ देख रही हैं, जैसे बिल्ली एक चूहे के साथ खेल रही हो। मैं दांत भींच के खुद को खड़ा करता हूँ, मेरी बैक पेन से चीख रही है। मैग्मा लिजर्ड का क्रिस्टल कोर कंज्यूम करने में ऑलरेडी ह्यूज एनर्जी लग चुकी है और अब इस एम्बुश ने मुझे एब्सोल्यूट बॉटम पर पुश कर दिया है। लेकिन मैं गिर नहीं सकता। इस अपोकलिप्स में गिरना मतलब मरना। गोल्डन ईगल फिर डाइव करता है, इस बार और फास्ट, बिल्कुल गोल्डन लाइटनिंग स्ट्रीक की तरह। मैं गोल्ड मेटल एनर्जी से खुद को शील्ड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मिड एयर एफर्टलेस प्रिसिजन के साथ डायरेक्शन शिफ्ट कर देता है और मेरे काउंटर को कंप्लीटली बाईपास कर देता है। उसके टैलेंट्स फिर मेरी तरफ आते हैं। इस बार मैं रेडी हूँ। मैं अपने क्लॉज ऊपर उठाकर उसका सामना करता हूँ। कोलिजन मेटालिक स्क्रीप की टेरिफाइंग साउंड निकालता है, लेकिन गोल्डन ईगल की पावर मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। इम्पैक्ट मुझे सीधा ग्राउंड में दबा देता है और एक क्रेटर बना देता है। मैं उठ भी नहीं पाता कि वो तीसरी बार डाइव कर चुका होता है। इस बार वो टैलेंट्स यूज नहीं करता, वो अपनी एनॉर्मस बीक खोलता है और सीधा मेरे स्कल की तरफ थ्रस्ट करता है। लास्ट पॉसिबल सेकंड पर मैं साइड रोल करता हूँ। बीक कंक्रीट में घुस जाती है और जमीन में मैसिव होल बना देती है। श्रैपनल हर डायरेक्शन में एक्सप्लोड होता है। एक चंक मेरी लेफ्ट आई पर लगता है। मेरी विजन तुरंत डार्क हो जाती है। नहीं, अगर ये चलता रहा तो वो मुझे धीरे धीरे ग्राइंड करके खत्म कर देगा। गोल्डन ईगल पूरे स्काई का मालिक है, वो जब चाहे अटैक कर सकता है। मैं सिर्फ डिफेंस पर अटका हुआ और सबसे बुरी बात, वो मेरी रिएक्शन स्पीड से भी फास्ट मूव करता है। हर डाइव एक पोटेंशियल डेथ ब्लो। मुझे कवर चाहिए, कुछ ऐसा जो उसकी फ्लाइट स्पेस को लिमिट करे। मैं आसपास देख, रिफाइनरी के ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर्स कोलैप्स हो चुके हैं। यहाँ कोई रियल शेल्टर नहीं, लेकिन डिस्टेंस में एक कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ बिल्डिंग्स अभी भी खड़ी है। शायद वो मुझे थोड़ा टाइम दे। अब और हेजिटेशन नहीं, मैं भागना शुरू कर, टूटा हुआ, खून में भीगा हुआ, सीधा उस डिस्ट्रिक्ट की तरफ। गोल्डन ईगल तुरंत फॉलो करता है। वो बिना एफर्ट के मेरे ऊपर ग्लाइड करता रहता, जब चाहे डाइव करके स्ट्राइक करता हुआ। मेरी बैक पर और वुंड्स खुल जाते, मेरी लेफ्ट हाइंड लेग भी हिट होती। मैं स्लो हो रहा, मेरे हर स्टेप के पीछे खून की ट्रेल छूट रही है। एक मैप जो ईगल को सीधा मेरी तरफ ले जा रहा है। फाइनली मैं कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में घुस जाता। बिल्डिंग्स बहुत क्लोज, बैक स्ट्रीट्स नैरो। गोल्डन ईगल का एनॉर्मस बॉडी यहाँ फ्रीली मूव नहीं कर सकता। वो रूफ टॉप्स के ऊपर सर्कल करता रहता है, फ्रस्ट्रेशन में चीखते हुए। लेकिन मुझे पता है ये सिर्फ टेम्पररी सेफ्टी है। वो गिव अप नहीं करेगा, वो बस उस मोमेंट का वेट करेगा जब मैं दोबारा ओपन एरिया में कदम रखूंगा। मुझे कुछ और स्ट्रॉन्ग चाहिए, एक फोर्ट्रेस जिसे ईगल तोड़ ना सके। मैं स्ट्रीट स्कैन करता हूँ और जल्दी ही एक लैंडमार्क बिल्डिंग स्पॉट करता हूँ, सेंट्रल सिटी बैंक। अपोकलिप्स से पहले ये सिटी की सबसे फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर थी, ब्लास्ट प्रूफ डोर्स और रीइंफोर्स्ड वॉल्ट के साथ। मैं लॉबी के थ्रू बर्स्ट करता हूँ। सब कुछ बर्बाद पड़ा है, काउंटर्स टूट चुके हैं, बिल्स और गोल्ड कॉइन्स फ्लोर पर बिखरे हुए हैं, अब वर्थलेस। मैं वॉल्ट की स्टेयर्स ढूंढता हूँ और नीचे चार्ज करता हूँ। वॉल्ट डोर आधा मीटर थिक, सॉलिड एलॉय स्टील का बना है। मिसाइल तक को इसे क्रैक करने में स्ट्रगल होता। मैं अपनी लास्ट स्ट्रेंथ यूज करके उसे पुश ओपन करता हूँ। मैं अंदर क्रॉल करता हूँ। जैसे ही मैं डोर बंद करता हूँ, ऊपर से एक मैसिव इंपैक्ट हिट करता है। गोल्डन ईगल ने बैंक पर स्ट्राइक किया है। पूरी बिल्डिंग कांप उठती है, लेकिन वॉल्ट होल्ड करता है, वो अंदर नहीं आ सकता। मैं वॉल्ट फ्लोर पर कोलैप्स करता हूँ, जोर जोर से सांस लेते हुए। अंदर के वुंड्स अब भी ब्लीड कर रहे हैं। मेरी लेफ्ट आई कंप्लीटली ब्लाइंड है। मैं कभी इतना ब्रोकन नहीं हुआ, कभी डेथ के इतना क्लोज नहीं गया। वॉल्ट गोल्ड और वैल्यूएबल से स्टैक्ड है। अपोकलिप्स से पहले ये पावर और वेल्थ की निशानी थे, अब ये सिर्फ मेटल है। लेकिन मेरे लिए गोल्ड का मीनिंग अलग है। मेरा बॉडी मेटल से फौज हुआ है और गोल्ड सबसे प्योरेस्ट मेटल है। मैं अपना जॉ खोलता हूँ और एक गोल्ड बार को बाइट करता हूँ। मैं खाता हूँ, गोल्ड मेरे अंदर मेल्ट होता है, प्योर मेटालिक एनर्जी में कन्वर्ट होके डायरेक्टली मेरे वुंड्स में फ्लो करता हुआ। मेरी बैक के गैशेस धीरे धीरे क्लोज होने लगते हैं, फ्रैक्चर्ड बोन्स वापस नेट होने लगती हैं, मेरी डैमेज लेफ्ट आई तक हील होने लगती है। मैं बार के बाद बार खाता रहता हूँ। गोल्ड मेरी पावर डायरेक्टली इंक्रीज नहीं करता, लेकिन हील
हीलिंग स्पीड और क्लॉज, फैंग्स और डिफेंस को रीइंफोर्स करता है। बाहर से गोल्डन ईगल की स्क्रीम्स और इम्पैक्ट्स की आवाजें आती रहती हैं। वो बैंक को टीयर अपार्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि मुझे बाहर निकाल सके, लेकिन स्ट्रक्चर होल्ड करता है। वो जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। मतलब मेरे पास टाइम है, हील करने का टाइम, स्ट्रॉन्गर होने का टाइम, प्लान बनाने का टाइम। 3 दिन, मैं खुद को 3 दिन देता हूँ। 3 दिन बाद मैं इस वॉल से अपनी मर्जी से बाहर निकलूंगा। अब और रनिंग नहीं, अब और हाइडिंग नहीं। मैं स्काई के रूलर का सामना डायरेक्टली करूंगा। या तो मैं उसे मारूंगा या उसके टैलेंट्स के नीचे मर जाऊंगा। मैं आंखें बंद करता हूँ। गोल्ड मेटल एनर्जी स्टेडीली ग्रो करती है जैसे गोल्ड उसे फीड करता है। मेरी क्लॉज शार्पर होते जा रहे हैं, मेरे टीथ हार्डर, मसल्स के ऊपर का फर टाइटर और डेंसर होता जा रहा है। गोल्डन ईगल, मेरा वेट कर। 3 दिन में तुझे पता चलेगा कि लैंड का किंग स्काई को भी कॉन्कर कर सकता है। बाहर से इम्पैक्ट्स आते रहते हैं, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिमाग में सिर्फ एक थॉट है, रिवेंज। वॉल्ट में सिर्फ गोल्ड ग्राइंड करने की आवाज गूंजती रहती है। 3 दिन बीत जाते हैं, मैं वॉल्ट के 1/3 गोल्ड रिजर्व्स कंज्यूम कर चुका हूँ। वो प्योर मेटालिक एनर्जी मेरे अंदर सर्कुलेट करती रही है। सिर्फ हर वुंड हील नहीं किया, बल्कि मेरे बॉडी को एक कंप्लीटली नए लेवल तक पुश कर दिया है। मेरी बैक के गैशेस फुली क्लोज हो चुके हैं। जो नया फर ग्रो हुआ है वो पहले से कहीं टफर है। मेरी लेफ्ट आई रिकवर हो चुकी है और पहले से भी शार्पर हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा चेंज मेरे क्लॉज और फैंग्स में है। गोल्ड से फीड होने के बाद वो कंप्लीटली डिफरेंट लेवल के वेपन्स बन चुके हैं। रेजर एज्ड, अनयील्डिंग, वो ब्लाइंडिंग मेटालिक ग्लीम रेडिएट करते हैं। बाहर से इम्पैक्ट्स 2 दिन पहले ही साइलेंट हो गए थे। गोल्डन ईगल गया नहीं, मैं अब भी उसकी प्रेजेंस फील कर सकता हूँ। वो डायरेक्टली बैंक के ऊपर सर्कल कर रहा है, पेशेंटली मेरा वेट करता हुआ। उसे लगता है मैं हमेशा हाइड रहूंगा या फाइट करने के लिए अब भी टू ब्रोकन हूँ। वो गलत। इन 3 दिनों में मैंने सिर्फ हील नहीं किया, मैंने सोचा है कि इसे डिस्ट्रॉय कैसे करना है। गोल्डन ईगल का एडवांटेज है स्पीड और एरियल एजिलिटी, मेरा एडवांटेज है स्ट्रेंथ और डिफेंस। ओपन ग्राउंड में मैं कभी उसे नहीं हरा सकता, लेकिन अगर मैं उसकी फ्लाइट स्पेस रिस्ट्रिक्ट कर दूं, एरियल फाइट को क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट में फोर्स कर दूं, तो कुछ भी पॉसिबल है। मुझे कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट याद आता है। 2 स्काई स्क्रेपर्स 50 मीटर से भी कम डिस्टेंस पर, उनके बीच अबैंडन केबल्स और स्टील वायर्स लटक रहे हैं। अगर मैं गोल्डन ईगल को उस नैरो कैनियन में ल्योर कर लूं तो उसके मैसिव विंग्स लायबिलिटी बन जाएंगे। प्लान सेट है। मैं खड़ा होता हूं और अपने लिम्स स्ट्रेच करता हूं। गोल्ड मेटल एनर्जी और ब्लेजिंग मेटल फॉर्म परफेक्ट फ्यूजन में फ्लो कर रहे हैं। मेरे ब्लैक गोल्ड फर के अक्रॉस रेड फ्लेम्स फूट पड़ते हैं। मेरे क्लॉज पूरे 1.5 मीटर तक एक्सटेंड हो जाते हैं। वो सियरिंग मेटालिक हीट रेडिएट करते हैं। ये मेरा पीक है। ब्लेजिंग मेटल फॉर्म एट फुल पावर। मैं ऊपर लॉन्च करता हूँ, पूरे 100 मीटर तक रॉकेट की तरह आसमान में शूट करता हूँ। गोल्डन ईगल मुझे स्काईवर्ड सर्च करते देखता है। उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए शॉक चमकता है, फिर रेज उसे निगल लेती है। वो कुछ केबल्स तोड़कर फ्री होता है और अपने टैलेंट स्प्रेड करके मिड एयर मुझे मीट करता है। हम टकराते हैं, क्लॉ अगेंस्ट क्लॉ, फायर अगेंस्ट फेदर। शॉक वेव मिड एयर डेटोनेट होती है, प्रेशर वेव हर डायरेक्शन में ब्लास्ट करती है और दोनों टावर्स की ग्लास विंडोज शैटर हो जाती हैं। हम आसमान में 2 कोलाइडिंग मीटियोर्स की तरह टीयर करते हैं। हर इंपैक्ट ब्लाइंडिंग स्पार्क्स एक्सप्लोड करता है। गोल्डन ईगल की पावर सच में टेरिफाइंग है। उसके टैलेंट्स मेरी चेस्ट पर गहरे वुंड्स कार्व कर देते हैं, लेकिन मेरा ब्लेजिंग मेटल फॉर्म भी उतनी ही ब्रूटल फोर्स से काउंटर करता है। मेरे क्लॉज उसके विंग्स को चीर देते हैं, एक के बाद एक गहरे गैशेस खोलते हुए। हर कट के अलोंग फायर स्प्रेड होती है, उसके फेदर्स को जलाकर राख बना देती है। हम आसमान से गिरते हैं, जमीन पर क्रैश करते हैं, फिर उसी इंस्टेंट दोबारा स्काई में लॉन्च हो जाते हैं। हम हवा में एक दूसरे को लगातार टीयर करते रहते हैं। गोल्डन ईगल फ्यूरी में स्क्रीम करता है। अब उसे फाइनली समझ आ गया है कि मैं वो ब्रोकन प्रे नहीं हूँ जिसका उसने 3 दिन पहले शिकार किया था। वो सीरियस हो जाता है, उसकी स्पीड फिर सर्च करती है, हवा में गोस्टिंग आफ्टर इमेजेस छोड़ते हुए। मैं मुश्किल से उसका पेस मेंटेन कर पाता हूँ, लेकिन हर कोलिजन मेरे लिम्स में पेन की लहर भेज देती है। ये काम नहीं करेगा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं फिर भी हार जाऊंगा। गोल्डन ईगल के पास एरियल कॉम्बैट का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मेरी रॉ पावर उसके इक्वल है, लेकिन स्किल गैप रियल है। मुझे गेम चेंज करना होगा। मैं फेक एग्जॉशन करता हूँ। हवा में मेरी मूवमेंट्स विजिबली स्लो हो जाती हैं। गोल्डन ईगल इंस्टेंटली ओपनिंग लेता है और डाइव करता है। उसके टैलेंट सीधा मेरी थ्रोट की तरफ एम करते हैं। बस इसी मोमेंट का वेट था। मैं अचानक पूरी स्पीड से एक्सप्लोड करता हूँ। कोई डॉज नहीं। मैं अपना जॉ वाइड खोलता हूँ और सीधा उसके आउटस्ट्रेच टैलेंट्स को बाइट कर लेता हूँ। मेरे टीथ उसके राइट क्लॉ को लॉक कर लेते हैं। गोल्ड मेटल एनर्जी और ब्लेजिंग मेटल फॉर्म एक साथ डेटोनेट करते हैं। मैं उसके क्लॉ को टुकड़ों में क्रश कर देता हूँ। गोल्डन ईगल एक हॉरिफाइंग स्क्रीम निकालता है, खुद को फ्री करने के लिए वायलेंटली थ्रैश करता हुआ, लेकिन मैं उसे चांस नहीं देता। मेरे चारों लेग्स उसकी बॉडी को रैप कर लेते हैं। मेरे क्लॉज उसके फ्लैश में गहरा धंस जाते हैं। हम दोनों एक साथ आसमान से नीचे गिरते हैं। जमीन पर क्रैश होते ही मैसिव डस्ट क्लाउड उठता है। गोल्डन ईगल फ्रेंजी में चला जाता है। वो अपने रिमेनिंग क्लॉ और बीक से मुझे नॉन स्टॉप टीयर करता रहता है। मेरे पूरे बॉडी पर नए वुंड्स खुल जाते हैं, लेकिन मैं उसे छोड़ता नहीं। मैं उसके विंग के बेस पर जॉस क्लैंप करता हूँ और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से पुल करता हूँ। क्रैक। गोल्डन ईगल का राइट विंग पूरी तरह उसके बॉडी से अलग हो जाता है। खून वाटरफॉल की तरह बाहर गिरता है। वो एक ऐसी क्राई निकालता है जो प्योर डिस्पेयर से भरी हुई है। फ्यूरी और टेरर दोनों एक साथ। स्काई का रूलर अपना विंग खो चुका है। वो अपने रिमेनिंग लेफ्ट विंग से मुझे वाइल्डली बीट करता है। उसकी बीक मेरी हेड की तरफ ड्राइव करती है। उसका लास्ट क्लॉ मेरी बॉडी को टीयर करता रहता है, लेकिन सब फ्यूटाइल है। एक गोल्डन ईगल जो अब फ्लाई नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक ओवरसाइज्ड बर्ड है। ग्राउंड पर वो मेरा मैच नहीं। मैं विंग को छोड़ता हूँ और एक क्लॉ उसके हेड पर प्रेस करके उसे ग्राउंड पर पिन कर देता हूँ। वो अब भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन हर सेकंड के साथ वीक
वीक होता जा रहा है। मैं उसकी लाइफ फोर्स को ब्लीड होते फील कर सकता हूँ। तुम हार गए, मैं धीमी आवाज में कहता हूँ। फिर मैं अपना जॉ खोलता हूँ और उसकी थ्रोट को बाइट कर लेता हूँ। गोल्डन ईगल बिल्कुल स्टिल हो जाता है। वो गोल्डन आइज जो कभी सबके ऊपर देखती थी धीरे धीरे डिम हो जाती है। मैं अपनी ग्रिप रिलीज करता हूँ और उसके बॉडी के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। मेरे आसपास का एरिया डेवास्टेशन बन चुका है। हाफ सिटी ब्लॉक फाइट से लेवल हो गया है। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुकी हैं। ग्राउंड फट चुका है। हर जगह ब्लड और रैकेज। मैं गोल्डन ईगल के बॉडी की तरफ देखता हूँ। एक क्लॉ उसके चेस्ट में घुसाकर क्रिस्टल कोर बाहर खींच लेता हूँ। एक किंग रैंक क्रिस्टल कोर, किसी भी कोर से बड़ा जो मैंने पहले देखा। ब्रिलियंट गोल्डन लाइट रेडिएट करता हुआ मैं उसके अंदर पैक्ड कॉलोसल एनर्जी फील कर सकता हूँ। फ्लाइट की पावर, स्काई क्लेम करने की मैं बिना हेजिटेट किए उसे पूरा निगल लेता हूँ। जैसे ही कोर मेरे बॉडी में एंटर करता है एक कंप्लीटली नई एनर्जी मेरे अंदर इरप्ट करती है। मैं एगनी में रोर करता हूँ। मेरी बॉडी की हर बोन रीशेप होने लगती है। मेरी बैक सियरिंग पेन से स्क्रीम करती है, जैसे मेरे फ्लैश के अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैं फील करता हूँ मेरे शोल्डर ब्लेड्स एक्सटेंड हो रहे हैं, मसल्स टियर और रीबिल्ड हो रहे हैं, नई बोन्स फॉर्म हो रही हैं। फिर अचानक मेरी बैक की स्किन फट जाती है। 2 मैसिव प्रोट्रूजन्स वुंड्स के थ्रू बाहर निकलते हैं। विंग्स, ब्लैक गोल्ड विंग्स, हर फेदर कास्ट मेटल की तरह फोर्ज्ड। उनके एजेस पर रेड फायर वेन्स ट्रेस हो रही हैं। वो ग्रो करते रहते हैं। 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और फाइनली पूरे 20 मीटर तक अनफर्ल हो जाते हैं। मैं उन्हें एक बार बीट करता हूँ, तुरंत एक गेल पूरे एरिया को टियर कर देता है। सराउंडिंग रैकेज पेपर की तरह उड़ जाता है। मेरे अंदर कुछ कंप्लीटली नया पल्स करता है। फ्लाइट का इंस्टिंक्ट, स्काई की हंगर। मैं गहरी सांस लेता हूँ। मेरी लेग्स एक्सप्लोड अपवर्ड करती हैं और विंग्स एक साथ बीट करती हैं। मैं लिफ्ट ऑफ करता हूँ। पहले बस कुछ मीटर, फिर रिदम मिल जाती। मैं विंग्स को कंटिन्यूअसली पंप करता हूँ और ऊपर क्लाइम करता हुआ 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर। सिटी मेरे नीचे छोटी होती जाती है। जो टावर्स कभी मेरे ऊपर लूम करते थे अब टॉय ब्लॉक्स लगते हैं। फिर मैं क्लाउड लेयर को पंच थ्रू करता हूँ। सनलाइट मेरे ब्लैक गोल्ड फर पर फ्लड करती है, रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ ब्लेज करते हुए। अब मुझे समझ आता है गोल्डन ईगल इतना पावरफुल क्यों था। यहाँ ऊपर से सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ कंट्रोल होता है। ग्राउंड पर कोई भी चीज तुम्हें थ्रेटन नहीं कर सकती। तुम एब्सोल्यूट रूलर बन जाते हो। लेकिन अब ये स्काई मेरा है। मैं क्लाउड्स में सर्कल करता हूँ, नीचे शैटर्ड सिटी को देखते हुए। आयरन फ्लावर जू, सबवे स्टेशन, सेंट्रल स्टेडियम, बोटानिकल गार्डन, ऑयल रिफाइनरी, हर जगह मेरे बैटल्स का मार्क है। मैं एक केज टाइगर से इस वेस्टलैंड का अनडिस्प्यूटेड रूलर बन गया। मैं अपना जॉ वाइड खोलता हूँ। मेरी बॉडी की हर ड्रॉप पावर एक जगह कन्वर्ज होती है और मैं एक रोर रिलीज करता हूँ जो पूरे स्काई को हिला देता है। वो रोर क्लाउड्स के अक्रॉस टियर करती है और सिटी के हर कोने तक पहुंचती है। रेंज के अंदर हर म्यूटेंट क्रीचर उसे सुनता है। वो कांप जाते हैं और ग्राउंड पर गिर जाते हैं नए रूलर को सबमिट करने के लिए। मैं वो एनिमल नहीं जो ह्यूमंस डिस्प्ले पर रखते थे, न ही वो बीस्ट जो सिर्फ ग्राउंड पर क्रॉल कर सकता था। मैं बीस्ट किंग हूँ, लैंड का रूलर, स्काई का कॉन्करर। मेरे पास गोल्ड मेटल एनर्जी की रेजर एज है, ब्लेजिंग मेटल फॉर्म की स्कॉर्चिंग पावर और सॉवरेन विंग्स की फ्रीडम है। मैं ग्राउंड पर किसी भी एनिमी को चीर सकता हूँ। मैं स्काई से डाइव करके किसी भी प्रे का शिकार कर सकता हूँ। ये अपोकलिप्स मेरा हंटिंग ग्राउंड है। मैं अपने विंग्स फिर बीट करता हूँ और ऊंचे क्लाउड्स की तरफ क्लाइम करता हूँ। सनलाइट गोल्डन शाफ्ट्स में टूटकर मेरे बॉडी को गोल्डन लाइट से कवर कर देती है। एक नया रूलर जन्म ले चुका है।